ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। चैप्टर 21। मुंबई में पहली बार इवान ने अक्ष को किसी लड़की के लिए इतना करता देख रहा था। इवान अपने भाई को देखते हुए ही धीरे से बोला, भाई, आपको इस लड़की से प्यार होते जा रहा है। ऐसा ना हो आप इस लड़की के चक्कर में अपना बदला भूल जाए। अक्ष सीरत को अपने कमरे में ले जाने लगा। वही इवान सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए गुस्से में देखे जा रहा था। जैसे ही अक्ष अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, तभी रूहानी बालकनी के पास इवान को अकेला खड़ा देख उसके पास जा बोली, इवान, आपने भैया से कुछ नहीं कहा है ना? इवान अपने सिगरेट को बुझा कठोर नजरों से रूहानी की तरफ देखा, पर रूहानी को देखते ही वो वार्म होते हुए बोला, फिक्र मत करो, तुम्हें कभी किसी से डांट सुनने नहीं दूंगा। ये बोल वो जाने को था तो रूहानी उसके होंठ को पकड़ जाने से रोक बोली, थैंक यू इवान, अगर मुझे दोस्त मानते हो तो मेरी एक और बात मानो, प्लीज ऐसे सिगरेट मत पिया करो। इवान कोई जवाब ना दे अपने होंठ को छुड़ा अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वही रूहानी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इवान अपने कमरे के अंदर जाने के बाद अपने होंठ को देखे जा रहा था। रूहानी का उसे छूना बेचैन करता था। वो कुछ देर तक अपने हाथों को देखता रहा, फिर बेड पर जा लेट गया। अक्ष सीरत को बिस्तर पर लेटा अपने काबर्ड से अपने लिए कपड़ा निकाल सीरत के लिए अपना टी शर्ट निकाल दिया। पहले वो अपना कपड़ा बदल लिया, फिर सीरत की तरफ देख सोचने लगा वो ये कैसे करे। सीरत के पास जाओ, उसे जैसे छुआ उसे अपने शरीर में गर्माहट का एहसास होने लगा। सीरत के अलावा उसे कभी भी ये फील किसी लड़की के करीब जाने पर नहीं होता था। उसने लंबी सांस ले छोड़ते हुए सीरत की शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। सीरत ने क्यूट सा पिंक रंग का ब्रा पहन रखा था। अक्ष का ध्यान शर्ट खोलते ही उसके क्यूट से ब्रा पर चला गया तो वो उसे गौर से देखने लगा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद अक्ष खड़ा हो कमरे से बाहर जा घर की सीनियर मेड आरती को सीरत का कपड़ा चेंज करने का ऑर्डर दे अपने कमरे के सामने बने बालिका में जा खड़ा हो सिगरेट जला सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगा। वही दिल्ली में अब तक वो तीनों रिजॉर्ट में ही थे। अमानत तो सो चुकी थी, पर पलक पूल के पास बैठी अपने ख्यालों में कहीं गुम थी। तभी मोक्ष, जो सिगरेट के कस लेते हुए रात के 1 बजे अपने फोन में किसी से बात कर रहा था। जब पलक को मोक्ष से बात करने का आवाज आया तो वो चेयर में सिमट कर बैठ मोक्ष के बातों को सुनने लगी। वही मोक्ष फोन पर किसी पर चिल्ला रहा था। कहा था ना कोई न्यूज लीक नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, पर सभी न्यूज को फैलने से रोको। इतना कह उसने फोन रख दिया। वही पलक भगवान से विश कर रही थी मोक्ष उसे देखे ना। वही मोक्ष भी पूल के पास लॉन्ग चेयर पर बैठने जा रहा था तो शांति से अपने पैर धीरे से नीचे कर पलक भागने को थी, पर तभी मोक्ष वहां आ चौंकते हुए बोला, कौन हो तुम? पलक का सारा बाल उसके चेहरे पर था और उसने सादे रंग का घुटने तक नाइट ड्रेस पहन रखा था। वो अभी बिल्कुल भूत की तरह ही दिख रही थी। वो धीरे धीरे अपने काले बाल को अपने चेहरे से हटा मोक्ष को देखने लगी। वही मोक्ष अपने सीने पर अपना होंठ रखा हुआ था। मोक्ष को ऐसे देख पलक जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम डर गए? हाँ हाँ हाँ। ये बोल वो खिलखिला के हंसे जा रही थी तो मोक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, भूत की तरह सिर्फ दिखती ही नहीं हो बल्कि हरकतें भी वैसे ही है तुम्हारे। पलक मोक्ष के बाहों में भी हंसे जा रही थी। पलक की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि मोक्ष एक पल के लिए उसमें खोसा गया। तभी पलक की नजरें मोक्ष से जा मिली तो वो भी हंसना बंद कर उसे देखने लगी। तभी एहसास हुआ वो मोक्ष के बहुत करीब है। वो अपने आप को उससे दूर करना चाही थी, पर मोक्ष उसे अपने बाहों में ही जकड़े बोला, अभी तो हंसी आ रहा था तुम्हें, क्या हुआ अब? पलक उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बस बोली, मोक्ष मुझे जाने दो, सुबह मुझे जल्दी उठना भी है। पलक के बातों को सुन मोक्ष उसे अपने और करीब कर लिया तो पलक की सांसें तेज होने लगी। मोक्ष उसके गालों पर अपने गाल को सटाते हुए उसके कान के पास जा धीरे से अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, पहले तो मेरे करीब रहना चाहती थी, अब क्यों मुझसे दूर भागती रहती हो? मोक्ष का गर्म सांस पलक के चेहरे कान में पड़ रहा था।
जिस कारण उसे अपने शरीर में बेचैनी सा महसूस होने लगा। वो मोक्ष के सीने में अपना हाथ रखी हुई थी। उसने मोक्ष के टी शर्ट को अपने मुट्ठी में भरते हुए गहरी सांसें लेने लगी। पलक के ऐसे उसे बेताबी से छूना मोक्ष को भी बेताब कर रहा था। उसने अपने होंठ पलक के गर्दन में रख उसके गर्दन को चूमने लगा। ठंड के मौसम में दोनों का इतना करीब होना गर्माहट पैदा कर रहा था। मोक्ष उसके गर्दन को चूमते हुए उसके चेहरे के पास आ चूमते हुए उसके होंठों के करीब गया। पलक ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। मोक्ष ने बस एक बार उसके चेहरे को देखा, फिर सब कुछ भूल बस उसके होंठों को खुद के होंठों में समा उसे प्यार से चूमने लगा। चूमते हुए वो उसे सामने पुल के पास ही रखे लंबे चेहरे पर ले जा उसे चूमते हुए उस लॉन्ग चेयर पर लेटा उसके ऊपर ही लेट उसे चूमने लगा। उसके होंठों को चूमते हुए जैसे ही वो अपने होंठ पलक के कपड़े के अंदर ले जाने को हुआ, पलक उसके होंठ के रोक उसे खुद से दूर कर रोने लगी। मोक्ष उससे दूर हो उसे रोता हुआ देख अपने आगे आए बाल पीछे धकेल जाने को हुआ। तभी पलक बोल पड़ी, तुम सच में एक प्लेबॉय हो, तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, ना जैसे सभी लड़कियों का किए हो। मोक्ष पलक की तरफ कठोरता से देखा पर उसके आंसू देख उसका चेहरा वार्म हो गया। वो उसके तरफ कुछ कहने के लिए बढ़ा पर पलक चेयर से उठ उसे धक्का दे भाग गई। मोक्ष गुस्से में उस चेयर को लात से मार नीचे गिरा, बोला, मैं प्ले बॉय इसे लगता हूँ, मैंने कभी किसी लड़की को आज तक किस भी नहीं किया है, इस इडियट के अलावा। वहीं मुंबई में सिगरेट के कस लेने के बाद सिगरेट को बुझा अक्ष अपने कमरे के अंदर चला गया। आरती ने सीरत का कपड़ा बदल दिया था। अक्ष उसके बगल में जा लेट गया, पर सोने की जगह अपने होंठ पर सिर रख सीरत के मासूम चेहरे को निहारे जा रहा था। उसने उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए बोला, क्यों मैं तुम्हारी और अपने कदम बढ़ाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद अपने आंखों को बंद कर अक्ष कठोरता से बोला, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये बोल उससे दूर हो अपने आंखों को वो जैसी बंद किया उसने महसूस किया सीरत अपने होंठ को उसके सीने में रख उससे लिपट गई है। अक्ष गुस्से में उसे दूर करने को था पर तभी सीरत बोल पड़ी, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। ये लाइन सुनते ही अक्ष का होंठ रुक गया। वो उसे अपने बाहों में समेट अपने आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह के 6 बज रहे थे। नकुल जॉगिंग करने के लिए जाने वाला था, तभी उसे गार्डन में रूहानी दिखी जो सुबह सुबह ही गार्डन में फूलों के पत्तों को छांट बराबर कर रही थी। उसे ये करते हुए देख नकुल उसके पास जा दीवार से टिक खड़ा हो उसे देखने लगा। रूहानी का पूरा ध्यान पत्तियों को छांटने में था। तभी नकुल उसके करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, पढ़ाई के अलावा सभी काम में तुम्हें मजा आता है ना। नकुल के इतने करीब आ ये बात को सुनने से हैरान हो रूहानी के होंठ से कैंची छूट उसके पैर में गिरने वाला था, पर नकुल ये देख रूहानी को ले साइड होने के चक्कर में दोनों जमीन में जा गिरे और बस एक दूसरे के बाहों में सिमट गए। चैप्टर 22 बेकार खाने को भी खा लेना। ये बोल वो उससे दूर हो चला गया। वही उसका यूं करीब आकर दूर चले जाना रूहानी को बहुत तकलीफ पहुंचा उसके दिल में। वो अपने नम हुए आंखों से उसे खुद से दूर जाता हुआ देखने लगी। वही नकुल एक बार भी पीछे मुड़ रूहानी के तरफ नहीं देखा। वही दूसरी तरफ अक्ष के कमरे में सीरत अब भी अक्ष के सीने पर अपना सिर रख छोटी बच्ची की तरह सोई थी। अक्ष का नींद खुला तो वो सीरत के बालों को प्यार से सहलाने लगा, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सीरत जागने वाली है तो वो झट से अपने होंठ पीछे कर अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी सीरत अपने होंठ को उसके सीने में फेरते हुए खुद में ही बोली, कौन है मेरे साथ। ये बोलते ही वो हैरान से झट से उठ बैठ गई और अक्ष को अपने सामने देख थोड़ा राहत की सांस ली। फिर अक्ष के अट्रैक्टिव चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए अपने छोटे से उंगली को अक्ष के लंबे पलकों के पास ले जा बिना टच किए बस उसके थोड़ा ऊपर अपने उंगली को ले जा बिना छुए एहसास करते हुए बोली, कितना खूबसूरत है। सीरत का आवाज अक्ष को साफ सुनाई दे रहा था, पर अपने चेहरे पर वो बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं ला रहा था, जिस कारण सीरत को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो जगा हुआ है। सीरत उसे देखते हुए आगे बोल पड़ी, बिल्कुल परफेक्ट है, पर गुस्सा ही बहुत है इनमें। अगर थोड़ा प्यार से बात कर लेंगे तो क्या जाएगा इनका। पर नहीं, सीरत को डराना धमकाना, सीरत पर गुस्सा करना ही तो आता है इनको। पर कल तो मैं बार में थी, मतलब ये मुझे लाए, क्या इन्हें मेरी फिक्र है। नहीं नहीं सीरत, सुबह सुबह क्या बेवकूफी भरे चीज सोच रही है तुम तो बस
इतना कह सीरत शांत हो अक्ष को थोड़ी देर तक निहारी, फिर कमरे से जैसे ही बाहर जाने को हुई शीशे में अपने कपड़े को बदला देख गुस्से में सीरत बोली, कैसे इंसान है ये, जब हम होश में नहीं थे तब भी ये मेरे साथ। ये कह वो आगे कुछ ना बोल गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। वही सीरत के जाते ही अक्ष अपने आंखों को खोल बस सीरत के बातों को सोच मुस्कुराने लगा, फिर वो बेड से उतर नहाने चला गया। दूसरी तरफ दिल्ली के सबसे बड़े रिजॉर्ट में मोक्ष पहले से ही नाश्ते के लिए उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, स्पेशली पलक का। मोक्ष को खुद नहीं पता वो चाहता क्या है, पर पलक उसके लिए मैथ्स प्रॉब्लम की तरह बन चुकी थी जिसे वो हमेशा सॉल्व करने का कोशिश करता पर सॉल्व नहीं कर पाता। पलक, अमानत, माया तीनों नाश्ते के लिए आ रही थी। पलक मोक्ष के अपोजिट साइड बैठने जा रही थी, पर तभी अमानत माया का हाथ पकड़ जल्दी से अपने साथ ले जा दूसरे साइड जा बैठ गई। अब सिर्फ मोक्ष के बगल का जगह खाली था तो पलक अमानत को घूर कर देखी, पर अमानत अनजान बनते हुए देखने लगी उसे नाश्ते में करना क्या है। वही मोक्ष पलक की तरफ देख रहा था। पलक ने आज व्हाइट शॉर्ट्स के साथ पिंक टी शर्ट पहन रखा था और अपने बालों का हाई पोनीटेल बनाई थी जिसमें वो बहुत प्यारी दिख रही थी। मोक्ष उसे घूरते हुए कठोरता में बोला, आज भी भूख नहीं है क्या? मोक्ष के बातों को सुन पलक अपने मन में ही बोली, कितना बेशर्म इंसान है ये। अपने मन में ये कह वो अमानत की तरफ जा बोली, माया क्या आप मुझे यहाँ बैठने दे सकती है? मोक्ष को बहुत गुस्सा आने लगा, वो पलक को गुस्से में घूरने लगा। मोक्ष का गुस्सा अमानत पर कभी नहीं बरसेगा ये अमानत जानती थी, इसलिए वो आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। वही माया का डर से हालत खराब था, वो उठने को थी तभी मोक्ष खड़ा हो पलक का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा तो पलक गुस्से में बोलने लगी, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। वही अमानत अपने लिए नाश्ता मंगवाते हुए माया से बोली, माया अपने लिए खाना ऑर्डर करो, वो दोनों जितना टाइम साथ एक स्पेंड करेंगे उतना ही करीब आएंगे। माया मोक्ष के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, उससे पलक के लिए डर लगने लगा, पर वो अपना नाश्ता मंगवा वो भी नाश्ते का इंतजार करने लगी क्योंकि वो मोक्ष के पास तो अभी इस वक्त बिल्कुल जा नहीं सकती थी। वो वही मोक्ष पलक को अपने साथ एक कमरे के अंदर ले जा दरवाजा बंद कर दिया तो पलक अपने आप को छुड़ा अपने सीने पर अपना दोनों हाथ रख बोली, करना क्या चाहते हो मेरे साथ? मोक्ष उसके तरफ गुस्से से बढ़ने लगा तो पलक भी डर से अपने कदम पीछे करने लगी। पीछे करते हुए वो बिस्तर पर जा गिरी तो मोक्ष उसके ऊपर आ कठोरता से बोला, मुझे पता है तुम ये सब बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। पलक अपने मुंह को फाड़ उसे हैरानी से देखने लगी तो मोक्ष उसके होंठों पर अपने उंगली से उसके होंठों को सेडिक्टिवली रगड़ते हुए बोला, बेबी तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। ये बोल वो उसके करीब आने लगा तो पलक उसे खुद से दूर धकेलने को थी, पर मोक्ष उसके दोनों होंठ को कसके पकड़ उसके होंठों के करीब जा पलक के खूबसूरत बड़े बड़े हेजल आंखों को देखने लगा। पलक के आंखें मोक्ष को हमेशा हिप्नोटाइज कर देता था। वो उसके खूबसूरत आंखों को देखते हुए अपने होंठ पलक के होंठ में मिला उसे प्यार से चूमने लगा। मोक्ष के इतने प्यार से चूमने की वजह से पलक ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। उसके होंठों को चूमते हुए वो उसके पूरे चेहरे को चूम उसके कान के करीब जा बोला, हूँ मैं प्ले बॉय और यही प्ले बॉय तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए तो मेरे किस को इतना एंजॉय कर रही हो। मोक्ष के बातों को सुन पलक अपने आंखों को खोल उसे घूरते हुए देखने लगी। पलक के गुस्से से भरे नजरों को देख मोक्ष के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करना कभी छोड़ नहीं सकती हो, चाहे मैं कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हूं। मोक्ष के बातों को सुन पलक अपनी नजरें फेरते हुए बोली, ये तुम्हारा भरम है मोक्ष। पलक के बातों को सुन मोक्ष उसके चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर बोला, मेरे आंखों में देखकर यही बात कहो ना। पलक से ये ना हो सकता। वो मोक्ष के आंखों में देख तो रही थी पर उससे झूठ ना बोला गया। वो गुस्से में रोते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ, पर मैं थक चुकी हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें भूल किसी और को अपने जिंदगी में जगह देने का। पलक का बात सुन मोक्ष को बहुत गुस्सा आने लगा। वो उसके जबड़े को कसके पकड़ कठोरता से बोला, मेरे अलावा किसी और को जगह देने की कोशिश करोगी? किसे? उस लंगूर को। मोक्ष के बातों को सुन पलक बोल पड़ी, हाँ। पलक का जवाब सुन मोक्ष उसके गाल पर अपने होंठ को और मजबूत करते हुए अपने होंठ उसके होंठ में रख फिर उसे चूमने लगा, पर इस बार कठोरता से। पलक को अपने होंठों में दर्द महसूस होने लगा था। उसके कोमल होंठ से खून निकलने लगा पर मोक्ष उसे चूमना बंद नहीं किया।
पलक के आंखों से आंसू के रेत तेजी से गिरने लगे थे। पलक के आंसुओं को देख मोक्ष उसे चूमना बंद कर उसके आंखों से बहते आंसू को एक पल देखा, फिर उसके आंखों से बहता आंसू पोंछ बोला, पलक मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज रोवो मत। मोक्ष के ये कहने से पलक और जोर जोर से रोने लगी तो मोक्ष उसके होंठ को पकड़ उसे उठा अपने बाहों में भर बोला, सॉरी मैं स्टूपिड हूँ जो हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहता, पर प्रोमिस अब तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, बस मेरे अलावा तुम किसी के बारे में कभी मत सोचना। मोक्ष के बातों को सुन पलक रोना बंद कर अपने धीमे मधुर स्वर में पूछी, पर क्यों? पलक के सवाल को सुन मोक्ष उसे खुद से दूर कर उसके आंखों में देखने लगा, फिर अपने आंखों को बंद कर गहरी सांस ले अपने आंखों को खोल पलक की आंखों में देखते हुए कठोरता से बोला, मुझे नहीं पता पर मेरे अलावा तुम किसी को ना ही देख सकती हो ना ही सोच सकती हो। अगर तुम दोबारा किसी के करीब जाने का कोशिश की भी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये बोल मोक्ष पलक का होंठ पकड़ अपने साथ बाहर ले जाने लगा। पलक को मोक्ष समझ ही नहीं आता था, वही मोक्ष को अभी अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों माया अमानत के पास पहुंचे, दोनों ने अपना नाश्ता कर लिया था। वही पलक अपने चेहरे को झुकाई थी ताकि उसके रोने से हुए लाल चेहरे को देख अमानत सवाल ना करे। दोनों को वापस हाथों में होंठ थामे आता देख अमानत उठ बोली, हम दोनों का हो गया है, आप दोनों अपना नाश्ता कर लीजिए। ये बोल अमानत माया को अपने साथ ले जाने लगी। वही मोक्ष पलक को अपने पास बैठा मेन्यू से बिना पलक से पूछे वेटर को बुला ऑर्डर दे दिया। वही दूसरी तरफ सीरत किचन जा आज फिर नाश्ता बना डाइनिंग टेबल पर जा रखी। नकुल इवान नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ गए थे। सीरत को खाना रखता देख नकुल पूछ पड़ा, ये नाश्ता तुमने बनाया है? सीरत मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला दी तो नकुल अपना मुंह बना बोल पड़ा, मेरा भूल मर गया है। ये बोल वो मेंशन से बाहर जाने लगा। बेचारी सीरत का चेहरा लटक गया। वही इवान डिश के तरफ नजर फेरा फिर बोल पड़ा, खाना जला हुआ है, क्या तुम ऐसा खाना खिलाओगी सभी को? ये सुन सीरत अपने उदास स्वर में बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता है सर, पर मैं खाना नहीं बनाए तो अक्सर मुझे कच्चा चबा डालेंगे और बुरा बनाए तो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, प्लीज खाने के वक्त मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा ताकि वो कम गुस्सा करे। इवान को सीरत के बाप के बारे में पता चला था, तब उसे ये जान सीरत पर बहुत गुस्सा आया था, पर जैसा रूहानी ने कहा था सीरत बिल्कुल बच्ची की तरह है, वो सच में बच्ची जैसा है, पर इवान का नफरत उसके परिवार के लिए खत्म नहीं हो सकता है। तभी अक्ष और रूहानी भी नीचे आ गए। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वही इवान अब भी खड़ा था तो अक्ष उसके तरफ देखा, तभी इवान गुस्से में कोल्डली बोल पड़ा, खाना कितना बुरा दिख रहा है कि मुझसे देखा तक भी नहीं जा रहा है। ऐसे जानवरों वाला खाना तुम हम सबको खिलाना चाहती हो लड़की। सीरत ने गलत इंसान पर भरोसा किया। उसका चेहरा उदासी से लटक गया। वो क्यों ये एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि कोई उसका साथ देगा। तभी अक्ष बोल पड़ा, इवान इनफ, ये खाना नहीं खाना तो किसी दूसरे मेड से कुछ और बनाने को कह दो। सीरत हैरानी से अक्ष को देखने लगी। तभी इवान सीरत के पास से गुजरते हुए बोला, भैया के सामने तारीफ नहीं बुराई चलता है। सीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। उसने तो सोचा था कि इवान भी बाकियों की तरह उस पर गुस्सा करेगा, बेइज्जती करेगा, पर इवान ने उसका बेइज्जती बस उसका हेल्प करने के लिए किया। तभी इवान अपने लिए कुछ और बनवाने का दूसरे मेड से बोल अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में ही बोला, लड़की मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं है, मैं तो बस भैया का रिएक्शन देखना चाहता था। आप जितना भी कह लो भैया, आपको इस लड़की से प्यार तो ही गया है, पर मैं नहीं चाहता आप इस लड़की के करीब जाओ। काश आप अपने बढ़ते कदम को रोक ले, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगा भैया, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। खुद में ये सब बोलते हुए इवान चला गया। वही अक्ष खाने को देख गहरी सांस ले जैसा भी खाना था पहली बार बिना कुछ कहे खाने लगा। तो रूहानी भी टेस्ट की। आज का खाना पहले से भी ज्यादा बकवास था, पर फिर भी सीरत का दिल रखने के लिए वो थोड़ा खा ली। दूसरी तरफ दिल्ली के बड़े से रिजॉर्ट के अंदर नाश्ता तैयार हो आ गया था, पर पलक ने अब तक एक बाइट भी नहीं खाया था। तो मोक्ष उसे कठोरता से देखते हुए बोला, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा और इसी रिजॉर्ट में बंद कर दूंगा। मोक्ष के धमनी को सुन पलक अपना खाना जल्दी जल्दी खाने लगी। तो मोक्ष गुस्से में अपने मन में ही बोला, कॉलेज जाने के लिए कितनी मारी जा रही है, जरूर उस लंगूर से मिलना होगा, पर पलक मैं उस लंगूर को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। चैप्टर 23 आरजू के धड़कनों का बढ़ना।
दूसरी तरफ दिल्ली के बड़े से रिजॉर्ट के अंदर नाश्ता तैयार हो आ गया था, पर पलक ने अब तक एक बाइट भी नहीं खाया था तो मोक्ष उसे कठोरता से देखते हुए बोला, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा और इसी रिजॉर्ट में बंद कर दूंगा। मोक्ष के धमनी को सुन पलक अपना खाना जल्दी जल्दी खाने लगी तो मोक्ष गुस्से में अपने मन में ही बोला, कॉलेज जाने के लिए कितनी मारी जा रही है, जरूर उस लंगूर से मिलना होगा, पर पलक मैं उस लंगूर को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रायचंद पैलेस में सभी का नाश्ता करने हो चुका था। सीरत खुशी खुशी कॉलेज जाने के लिए निकलने वाली थी पर अक्ष उसके सामने खड़ा हो गया। अक्ष को अपने सामने खड़ा देख सीरत अपने सिर को झुका खड़ी हो गई। तभी अक्ष उसके चेहरे के थूनी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठा, बोला, तुम्हें पता भी है तुमने कल क्या क्या किया था? सीरत को कुछ भी याद नहीं था उसने कल क्या क्या किया है। अक्ष सीरत के बड़े बड़े खूबसूरत आंखों को देखते हुए बोला, नहीं याद आ रहा है तुम्हें किट्टन? सीरत ने अपने सहमे से धीमे आवाज में बोली, नहीं। सीरत का जवाब सुन अक्ष सीरत के और करीब जा बोला, कोई बात नहीं, रात को याद दिला दूंगा, पर अभी तुम्हारी सजा ये है कि तुम किचन से अपने कदम भी बाहर नहीं रखोगी जब तक खाना सही से ना बनाना आ जाए। ये बोल उसके चेहरे को छोड़ अक्ष उससे दूर हो मेंशन से बाहर जाने लगा। वही सीरत अक्ष को गुस्से में घूरते हुए जाता देखने लगी। फिर किचन जा आरती से खाना बनाना सीखने लगी। वहीं दूसरी तरफ अक्ष जैसे ही बाहर गया, रोबिन ने अक्ष के लिए कार के पिछले सीट का दरवाजा खोल दिया तो अक्ष कार के अंदर जा बैठ गया तो रोबिन कार का दरवाजा बंद कर ड्राइवर के बगल वाले सीट में बैठ गया। तभी देव कार स्टार्ट कर दिया। कार स्टार्ट होते ही रोबिन अक्ष को बताने लगा सीरत के साथ कल क्या क्या हुआ था। बॉस कॉलेज से सीरत बाहर आ रही थी तभी कॉलेज की कुछ लड़कियां उसके साथ बुरा बर्ताव के साथ साथ उसकी बहुत बेइज्जती की है और फिजिकली भी हट करने का कोशिश करने वाली थी, पर तभी माहिर नाम के लड़के ने उसे बचा लिया। ये बात सुनते ही अक्ष का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो अपने होंठ को गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए बोला, जिसने सीरत के साथ ऐसा करने का जुर्रत करने का हिम्मत किया है, मुझे उनमें से कोई भी कॉलेज में दिखनी नहीं चाहिए। अक्ष के बातों को सुन रोबिन अक्ष की तरफ हैरानी से देखने लगा। अक्ष के आंखों में भी वही प्यार वही जुनून नजर आ रहा था जो उसे अक्षत के आंखों में नजर आता था मुस्कान के प्रति, पर अक्ष का इस लड़की से प्यार करना अक्ष को बहुत भारी पड़ सकता था। रोबिन के पास अक्ष के ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बस यस बॉस बोल दिया। वही दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में नकुल वापस अंदर ही आ रहा था तभी रूहानी से जा टकराया तो उसे गुस्से में घूरते हुए देख बोला, क्या दिन भर इधर उधर कूदती रहती हो, आज कॉलेज क्यों नहीं गई? रूहानी को कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो कुछ ना कह अपने चेहरे को झुका ली, साथ ही वो इस बात से अपसेट थी कि नकुल उसे किस किया फिर सॉरी बोल चला गया। रूहानी अपने धीमे आवाज में बोली, तुम्हारे कारण? मेरे कारण? नकुल ने रूहानी के बातों को सवालिया तरीके से पूछा तो रूहानी अपने चेहरे को उठा नकुल के आंखों में देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, हाँ तुम्हारे कारण। तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? कभी मेरे पास आते तो फिर दूर चले जाते। तुम मुझे क्या समझ कर रखे हो, अपने खेलने का खिलौना? इतने सालों में पहली बार रूहानी ने उससे ऐसे बात करने का हिम्मत किया था। ये देख नकुल थोड़ा हैरान था पर उसे अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। नकुल के होंठों पर मुस्कान देख रूहानी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, मेरी बातें तुम्हें जोक लग रही है क्या जो तुम हंस रहे हो? ये बोलते ही रूहानी के आंखों से आंसू गिरने लगा तो नकुल उसे अपने सीने से लगा बोला, नहीं बेवकूफ, तुमने आज पहली बार अपने बात को रखा तो मुझे अच्छा लगा। नकुल के बातों को सुन रूहानी के आंसू थम गए। वो नकुल से दूर हो उसे देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ पूछी, मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? रूहानी का ये सवाल सुन नकुल का चेहरा फिर सख्त हो गया। वो बिना जवाब दिए जाने लगा। वही ऊपर खड़ा हो दोनों के बातों को सुन रहा इवान नकुल को ऊपर आता पा उसे आवाज दे रोका, नकुल भाई। इवान का आवाज सुन नकुल रुक गया तो इवान बोल पड़ा, रूहानी से प्यार करते हो फिर भी उसे हट कर रहे हो। अगर ऐसे ही हट करते रहे तो किसी दिन वो भी हट कर सकती है किसी दूसरे का होंठ थाम कर। इवान के बात को सुन नकुल उसे गुस्से में घूर कर देखा फिर कोल्डली बोल पड़ा, मुझे पता है तुम रूहानी को चाहते हो, पर एक बात याद रखना, मैं रूहानी को किसी का नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अपने हर काम के लिए मुझ पर डिपेंडेंट है। नकुल के बातों को सुन इवान बस मुस्कुरा वहां से जाने लगा। इवान का ये मुस्कान नकुल को चुभ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ आरजू दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। जिस फ्लाइट में वो जिस सीट पर बैठने वाली थी उसने देखा उसके बगल वाले सीट में सिद्धार्थ बैठा है। उसे बैठा देख आरजू हैरानी से उसे देख चिल्लाते हुए बोली, तुम। वही आरजू को देख सिद्धार्थ बिल्कुल भी हैरान नहीं था। वो आराम से अपने सीट में बैठा बस आरजू के रिएक्शन को देख मुस्कुराए जा रहा था। उसे देख साफ साफ पता चल रहा था, उसे पता था कि आरजू आज दिल्ली जाने वाली है, ऊपर से इसी फ्लाइट में। आरजू गुस्से में उसके बगल में जा बैठ गई। वही अपने आंखों में काला चश्मा चढ़ाए सिद्धार्थ किसी सुपरस्टार की तरह सीट पर बैठा था। साथ ही सभी यंग लड़कियां उसके अट्रैक्टिव लुक को देख घायल हुए जा रही थी। सभी लड़कियों को सिद्धार्थ की तरफ देखता पा आरजू मुंह बना बोली, आखिर इस निर्दयी इंसान में सभी लड़कियों को क्या दिख रहा है जो इसे घूर घूर कर देख ब्लश कर रही है। आरजू के धीमे से कहे शब्द सिद्धार्थ को सुनाई दे रहा था। सिद्धार्थ उसके बेहद करीब जा उसके कान में अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बिकॉज आई लुक वेरी स्मार्ट हैंडसम बेबी। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू अपना मुंह बना बोली, अपने मुंह मियां मिठू करना तो कोई तुम जैसे इंसान से सीखे। ये कह आरजू अपना हेडफोन निकाल कान में लगा ली तो सिद्धार्थ उसके एक कान से हेडफोन निकाल अपने कान में लगा उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। सिद्धार्थ के ऐसे करने से आरजू का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वही सभी लड़कियां जो घूर घूर कर सिद्धार्थ को देखे जा रही थी उन सभी का दिल टूट गया। वही सिद्धार्थ अपने मन में ही बोला, आरजू रायचंद तुम्हें अपने प्यार में पागल नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ नहीं। एक बार तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए फिर मैं तुम्हारी जिंदगी रोंद कर रख दूंगा। वही दूसरी तरफ मुंबई में अक्ष अपने केबिन में बैठा था, तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अक्ष ने आने का इजाजत दे दिया तो लंबा पतला हैंडसम लड़का जिसका उम्र अभी सिर्फ 24 का लग रहा था वो अंदर आ बिना परमिशन लिए अक्ष के अपोजिट साइड के चेयर पर जा बैठ गया तो उसे देख अक्ष बोल पड़ा, तुम यहाँ आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किए। लड़का अपने डार्क नजरों को ऊपर कर अक्ष के आंखों में देख सवाल किया, आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छिपाया। लड़के का बात सुन अक्ष अपने काम को कर उसके सवाल को सुन ऐसा प्रीटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता वो किस बारे में बोल रहा है, पर उसे अपने तरफ देखता ला। अक्ष उसके तरफ देख शांति से ही बोला, धीर इन सब मामलों में पढ़ने का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा न्यू गेम लॉन्च होने वाला है, उस पर फोकस करो तुम। अपने बड़े भाई का ये बात सुन धीर अपने भाई के पास जा खड़ा हो अपने सिर को बस झुकाए रहा। धीर को ऐसे देख अक्ष कुछ पल के लिए अपने आंखों को बंद किया फिर खड़ा हो अपने सबसे छोटे भाई को गले से लगा बोला, धीरे मैं नकुल मोक्ष इवान इस आग में तो जल ही रहे हैं, मैं नहीं चाहता था इस आग में तुम भी जलो। अक्ष के बातों को सुन धीर बोल पड़ा, मैं जलना चाहता हूँ, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, खासकर उस नमन को। कैसे वो अपने परिवार का ही जान ले सकता है। नमन राहुल का सौतेला भाई जिसे कमलेश ने रायचंद जेल में बंद करवा दिया था उसके पिता कैलाश के साथ, पर आर्यन के मदद से नमन और उसके पिता आजाद हो गए थे। उसके बाद कैलाश, नमन, आर्यन, जोया, वरुण और यशिका मिल रायचंद परिवार को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिए और अपने प्लान में कामयाब भी हो गए। शुरुआत में इस प्लान का भागीदारी वरुण नहीं था, पर मुस्कान को पाने के लालसा में वरुण उन सभी का साथ दे बैठा। साथ ही अनजाने में ही जोया के साथ वो हम बिस्तर हो गया था। उसके बाद जब वरुण ने जोया के प्रेगनेंसी के बारे में सुना तो उससे शादी कर लिया, पर शादी के बाद भी वरुण को मुस्कान चाहिए थी और जोया को अक्षत, पर दोनों को पता था वो नहीं मिल सकते, इसलिए उन्हें खत्म करने में दोनों बराबर के भागीदारी बन गए उन चारों का। अक्ष अपने भाई को अपने गले से लगा बोला, मुझे पता है मेरे रोकने पर तुम रुकोगे नहीं। अक्ष धीर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर अक्ष बोल पड़ा, धीर जानवी का 12th का एग्जाम खत्म हो चुका है, जब तक उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक तुम उसे अपने साथ ले जाओ, मैं उसे घर लेकर नहीं आ सकता हूँ। अपने भाई का बात सुन धीर चिढ़ते हुए बोला, भैया उस लड़की के लिए आपने इतना कुछ किया है, वो इनफ है। अब वो 17 की हो चुकी है तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद लेने दीजिए, हम लोग उसका बोझ क्यों सह रहे हैं। धीर के बातों को सुन अक्ष उसे गुस्से में घूरते हुए कठोरता से बोला, धीर जानवी भी हमारे फैमिली का हिस्सा है, उसके साथ बुरा बर्ताव किए तो मुझसे। अक्ष अपने लाइन को पूरा करता इससे पहले ही धीर बोल पड़ा, आपसे बुरा मेरे लिए कोई नहीं होगा, मुझे पता है, पर प्लीज मुझे उसका बेबी सीटर मत बनाए। आप उसे अमानत या आरजू दोनों में से किसी के पास क्यों नहीं भेज देते।
धीर का बात सुन गहरी सांस ले अक्ष बोला, तीनों हॉस्टल में रहती है, अब जवाबी मिल गया हो तो जैसा बोला रहा हूं वैसा करो। धीर इरिटेट हो केबिन से बाहर निकलते हुए बोला, उस जानवी की बच्ची को अक्ष भाई इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आते के साथ मेरी मम्मा डैडी को मुझसे छीन ली थी और अब अक्ष भाई को भी छीन ली है। मुझसे ज्यादा उसकी परवाह करते हैं अक्ष भैया। अपने आप में बड़बड़ाते हुए अपने स्पोर्ट्स कार में जा बैठ कार स्टार्ट किया ही था कि तभी धीर के दोस्त वैभव का कॉल आया। धीर ने कॉल पिक किया तो वैभव बोल पड़ा, कार रेस होने वाला है, तू आ रहा है? ऑफ कोर्स, ये बोल धीर कॉल कटकर अपने कार को रफ्तार में चलाते हुए निकल पड़ा। चैप्टर 24 बेकार वाहियात इंसान। अपने आप में बड़बड़ाते हुए अपने स्पोर्ट्स कार में जा बैठ कार स्टार्ट किया ही था कि तभी धीर के दोस्त वैभव का कॉल आया। धीर ने कॉल पिक किया तो वैभव बोल पड़ा, कार रेस होने वाला है, तू आ रहा है? ऑफ कोर्स, ये बोल धीर कॉल कटकर अपने कार को रफ्तार में चलाते हुए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सीरत खाना बनाने सीखने का बहुत कोशिश कर रही थी पर उससे एक प्याज तक ठीक से नहीं कट रहा था। तभी हमेशा सीरत के सामने स्ट्रीक रहने वाली आरती उसे देख मुस्कुराने लगी। आरती को मुस्कुराता देख सीरत प्याज काटने की वजह से नम हुए आंख से आरती को देख पूछी, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? आरती मुस्कुराते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोली, बहुत गलत कर रही हो, वैसे आज से पहले कभी किचन में कुछ किया नहीं है क्या? आरती के बात को सुन सीरत प्याज को धीरे धीरे सही तरीके से काटने का कोशिश करते हुए बोली, नहीं आंटी, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं तो पानी भी खुद से कभी नहीं लेती थी। ये बोलते ही उसका चेहरा उदासी से भर गया तो आरती उसके सिर पर अपना हाथ रख बोली, समय एक जैसा कभी नहीं होता है, इसलिए समय के साथ हमेशा खुद को ढालना चाहिए। आरती के बातों को सुन सीरत मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये बोल पूरे डेडिकेशन के साथ सीरत काम करने लगी। वहीं मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचने में अभी भी 40 मिनट बचा था और सिद्धार्थ बाबू अब भी अपने सिर को आरजू के कंधे पर आराम से रखे हुए थे। आरजू बहुत बार उसके सिर को अपने कंधे से हटाना चाहिए पर सिद्धार्थ तो जो चाहे वो करने में माहिर था। आरजू के कई कोशिशों के बाद भी सिद्धार्थ ने अपने सिर को उसके कंधे से नहीं हटाया तो आरजू इरिटेट हो 90 के पुराने गाने बजाने लगी। पुराने गानों का सॉन्ग सिद्धार्थ को था नहीं तो उसने फोन आरजू के हाथ से ले लिया। सिद्धार्थ को ये करता देख आरजू अपना फोन लेने की कोशिश करने लगी पर सिद्धार्थ उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ उसका फोन अपने जेब में रख अपना फोन निकाल गाना सेलेक्ट कर हेडफोन कनेक्ट कर दिया। ये करते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया था। उसने इंग्लिश सॉन्ग प्ले कर दिया जिसमें इंटीमेट वर्ड्स थे, वी स्टार्टेड अ लेट नाइट एंड एंडेड अप फॉलन asleep on the bass line. I know you want me, yeah. But not the way that I want. जैसे ही ये सॉन्ग सेलेक्ट कर सिद्धार्थ बजाया आरजू अपने कान से हेडफोन निकाल दी। आरजू के इस रिएक्शन पर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसके कानों के पास जा अपने सेडेक्टिव आवाज में पूछा, तुम ये सॉन्ग सुन चुकी हो? सिद्धार्थ के इस बात पर आरजू उसे देखने लगी। वो करना तो गुस्सा चाहती थी पर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा था। वो कुछ बोलती इससे पहले ही सिद्धार्थ उसके चेहरे को अपने एक हाथ में भर बोला, आई लव योर रिएक्शन बेबी। ये सुन आरजू अपने हाथ को छुड़ा उसके हाथ को झटक गुस्से में भड़कते हुए बोली, मैं ऐसे वाहियात गाने नहीं सुनती। आरजू के बातों पर मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ कहा, अच्छा फिर तुम्हें कैसे पता ये सॉन्ग वाहियात है? आरजू उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि तुम भी वाहियात इंसान हो इसलिए तुम्हारा चॉइस भी वाहियात ही होगा। इतना कह आरजू अपने आंखों को बंद कर ली। वही प्लेन में बैठे सभी दोनों के क्यूट नोक झोंक को देख रहे थे। बंद आंखों में आरजू बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सिद्धार्थ सब भूल एक पल के लिए उसके चेहरे में खोसा गया था। वो अपने आंखों को बंद कर एक गहरी सांस ले रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर आरजू के कान में हेडफोन लगा दिया। आरजू हेडफोन निकालने वाली थी पर सिद्धार्थ ने जो गाना प्ले किया था वो आरजू का फेवरेट सॉन्ग था। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में, तू लिख दे मेरा उससे। गाना सुनते ही आरजू सिद्धार्थ को हैरानी से देखने लगी। तभी सिद्धार्थ उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, जो मुझे पसंद आ जाता मैं उसके बारे में सब पता कर लेता। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू अपने बड़े बड़े आंखों से उसे एकटक देखने लगी।
वही मुंबई शहर में अक्ष कंपनी से बाहर निकल अपने कार के पिछले सीट में जा बैठ गया। अक्ष के बैठते ही देव ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में कार बड़े से बिल्डिंग के सामने जा रुका। अक्ष कार से जैसे ही बाहर आया, सामने उसे नकुल अपने कार से लदा खड़ा नजर आया। अक्ष को आता देख नकुल अपने भाई के पास जा उसके साथ मुंबई के फेमस बार के अंदर जाने लगा। दोनों इंटरेस्ट गेट के पास आए तो गार्ड ने दरवाजा खोल दोनों को ग्रिड किया। दोनों अंदर जा सीधे विप रूम में चले गए। विप रूम में पहले से ही सादे रंग का कोट पहने आदमी बैठा था। अक्ष नकुल को आता देख वो खड़ा हो गया। अक्ष नकुल के साथ रोबिन और उसके कुछ गार्ड्स भी थे, तो वो सब अक्ष नकुल के बैठने के बाद पीछे जा खड़े हो गए। सामने बैठे आदमी अक्ष के तरफ अपना हॉन्ट बढ़ाया, पर अक्ष उसे इग्नोर किए बैठा था। आदमी ने गुस्से में अपने हॉन्ट का मुट्ठी बांध बोला, मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आदमी के बात को सुन अक्ष के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। दूसरी तरफ दिल्ली में क्लास में बैठी पलक पढ़ाई की जगह मोक्ष के ख्यालों में खोई थी। पलक को खोया देख अमानत उसके कान के पास जा अपने धीमे आवाज में बोली, मोक्ष भाई। ये सुन पलक हड़बड़ाते हुए पूछी, कहाँ है? पलक के रिएक्शन को देख अमानत जोर जोर से हंसने लगी। तभी पलक उसे गुस्से में घूर अपने बुक से अपना चेहरा ढक ली ताकि अमानत उसे चिढ़ाना शुरू ना कर दे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। प्लेन दिल्ली लैंड हो चुका था। अपना हेडफोन ले आरजू खड़ी हो अपना सामान निकालने को हुई, तभी सिद्धार्थ खड़ा हो अपना लंबा हॉन्ट से आरजू का सामान उतार उसके हॉन्ट में थमाते हुए बोला, तुम तो लिलीपुट की तरह हो, छोटी सी। ये बोल हंसते हुए सिद्धार्थ अपना बैग ले चला गया। वही आरजू उसे गुस्से में घूरने लगी। वही दूसरे तरफ धीर अपने कार से ही मुंबई से पुणे का सफर तय कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लगभग 2.5 से 3 घंटे में धीर पुणे जाह्नवी के हॉस्टल पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद धीर ने उसे कॉल किया। जाह्नवी अपना सामान पैक की हुई थी क्योंकि अक्ष ने उसे कहा था वो उसे लेने आएगा, पर जब उसके फोन स्क्रीन पर धीर का नाम शो हुआ तो वो फोन उठा हिचकिचाते हुए पूछी, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? धीर अपने चिड़चिड़े से भरे आवाज में गुस्से से बोला, जल्दी अपना सामान लेकर बाहर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोल धीर ने कॉल कट कर दिया। धीर का कॉल कट होते ही जाह्नवी जल्दी से अपना सामान ले बाहर निकल गई। उसे धीर के गुस्से का अच्छे से पता था, साथ ही वो उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करता, ये बात भी उसे पता था। धीर कार से लद अपने आंखों में काला चश्मा लगा हॉस्टल के बाहर खड़ा था। धीर के हैंडसम लुक को देख हॉस्टल की सभी लड़कियों को धीर से प्यार हो गया था। वही जाह्नवी अपना सामान ले धीर के पास गई तो धीर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। धीर को ऐसा करता देख जाह्नवी खुद में ही धीरे से बोली, कैसा इंसान है ये तो सोचना चाहिए, मैं एक लड़की हूं तो एटलीस्ट मेरे ट्रॉली को डिक्की में रख दे। खुद में बोलते हुए ही जाह्नवी अपना सामान रख पीछे बैठ गई। ये देख धीर पीछे मुड़ अपने आंखों से काला चश्मा हटा अपने डार्क नजरों से जाह्नवी को घूरते हुए देख बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं क्या, जो पीछे बैठी हो, आगे आकर बैठो। जाह्नवी गुस्से में कार से बाहर निकल आगे जा बैठ गई। जाह्नवी के आगे बैठते ही धीर कार स्टार्ट कर दिया। कुछ दूरी का सफर दोनों तय किए ही थे, तभी धीर का फोन बजने लगा। धीर ने कॉल उठा, बोला, यस बेबी। ये सुन जाह्नवी का मुंह बन गया। धीर एक प्ले बॉय टाइप इंसान था, इसी कारण जाह्नवी को धीर से और भी ज्यादा चिढ़ होता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 9 बज चुका था। फाइनली सीरत ने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया, साथ ही रात का खाना भी उसने ही बनाया। खाना बहुत टेस्टी तो नहीं दिख रहा था, पर हमेशा की रहा बुरा टेस्ट भी नहीं था, खासकर खाना पका हुआ था। अक्ष नकुल के साथ घर आ गया, फिर दोनों फ्रेश हो डिनर के लिए आ गए। रूहानी भी आ चुकी थी। रूहानी नकुल का नजर मिला पर दोनों अपने नजरों को फेर लिए। जब से रूहानी उससे सवाल की थी तब से नकुल उससे बात करना छोड़ दिया था। वही सीरत डिनर लेकर आ गई। फिर से इस लड़की ने डिनर प्रिपेयर किया है, ये देख नकुल उठने वाला था, तभी सीरत बोल पड़ी, आज का खाना जला हुआ नहीं है, ना ही कच्चा है, बल्कि ठीक है। सीरत के बातों को सुन नकुल बैठ गया तो सीरत मुस्कुराते हुए सभी के लिए खाना लगाने लगी। नकुल ने भी खाने के तरफ देखा। खाना सच में जला हुआ नहीं था, पर फिर भी कुछ खास टेस्टी नहीं लग रहा था। अक्ष भी ये देख थोड़ा हैरान था, क्योंकि एक ही दिन में प्रोग्रेस होने का उम्मीद अक्ष को बिल्कुल भी नहीं था। वही खाने को देख रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने बहुत मेहनत किया है। ये बोल खाने को टेस्ट कर रूहानी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, खाना अच्छा है।
अक्ष, नकुल दोनों ने भी खाने को टेस्ट किया। खाना का स्वाद बुरा नहीं था। अक्ष ने तो कुछ नहीं कहा पर नकुल बोल पड़ा, आज का खाना खाने लायक है। ये सुन सीरत का स्माइल बड़ा हो गया। वो अपने चमकती आंखों से अक्ष की तरफ देखने लगी पर अक्ष खाने को खाते हुए कुछ नहीं बोला। बेचारी खड़ी हो बस अक्ष के कुछ बोलने का इंतजार बेसब्री के कर रही थी। उसे ऐसे करता देख नकुल बोल पड़ा, अक्ष भाई अपना कॉम्प्लीमेंट भी दे दीजिए। नकुल के बातों को सुन अक्ष कठोरता से बोला, बेकार। नकुल को अक्ष के मुंह से ऐसे ही जवाब का उम्मीद था। वो हंसने लगा। वही सीरत का चेहरा उदासी से लटक गया। सभी का खाना खाने हो गया। वही नकुल उठ जाने लगा। तभी मुड़ अक्ष और सीरत की तरफ देख अपने मन में ही सोचा, आखिर ये लड़की है कौन और अक्ष भाई के दिल में इस लड़की के लिए क्या है। नकुल को सीरत की तरफ अपने सवाल से भरे नजरों से देखता पा रूहानी उसके पास आ बोली, मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। सुबह से एक बार भी रूहानी उससे बात नहीं की है और अचानक से उससे पूछने आ गई। इससे नकुल उसके चेहरे को पढ़ने का कोशिश करने लगा। तभी रूहानी झट से अपने कमरे में जाने लगी। रूहानी के इस हरकत से नकुल को बिलीव हो गया, कुछ तो रूहान उससे छुपा रही है। ये जानने के लिए नकुल रूहानी के पास चला गया। वही दोनों के जाने के बाद अक्ष सीरत के तरफ अपने कोल्ड नजरों से देखा तो सीरत बोल पड़ी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे कॉलेज जाने का परमिशन दे दीजिए बस। एक गहरी सांस ले अक्ष उठते हुए बोला, अगर कल का नाश्ता तुम मेरे लिए परफेक्ट बनती हो तो मैं तुम्हें जाने का परमिशन दे दूंगा। इतना कह अक्ष चला गया। वही सीरत के चेहरे पर परेशानी के भाव छा गए। वही दूसरी तरफ धीर जानवी को अपने साथ रेसिंग में ले आया। इस जगह को देखकर जानवी धीर से बोल पड़ी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। धीर जानवी को कोई जवाब न दे उसे कार से बाहर निकलने बोला। जानवी को बहुत डर लग रहा था फिर भी वो कार से बाहर निकल गई। चैप्टर 25 पता चलना। एक गहरी सांस ले अक्ष उठते हुए बोला, अगर कल का नाश्ता तुम मेरे लिए परफेक्ट बनाती हो तो मैं तुम्हें जाने का परमिशन दे दूंगा। इतना कह अक्ष चला गया। वही सीरत के चेहरे पर परेशानी के भाव छा गए। वही दूसरी तरफ धीर जानवी को अपने साथ रेसिंग में ले आया। इस जगह को देखकर जानवी धीर से बोल पड़ी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। धीर जानवी को कोई जवाब न दे उसे कार से बाहर निकलने बोला। जानवी को बहुत डर लग रहा था फिर भी वो कार से बाहर निकल गई। जैसे ही वो कार से बाहर निकली सामने उसे कुछ लड़के खड़े दिखे। धीर बाहर जा सभी से अपने हैंड शेक कर रहा था। तभी वहां खड़ा एक लड़का जानवी को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने गंदे नजर से देखने लगा। जानवी को वो आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था। जानवी धीर के पीछे जाने लगी। तभी धीर उस लड़के की तरफ अपने कठोर नजरों से देख कोल्डली बोला, हर्ष अपने नजरों को झुका कर रखो, शी इज माई गर्ल। धीर के बात को सुन हर्ष अपने नजर को फेर बोला, तेरी गर्लफ्रेंड भी है, मुझे तो लगा था लड़कियां बस तेरे लिए टाइम पास होती है। धीर गुस्से में हर्ष को घूरा तो वो शांत हो गया। वही जानवी बहुत घबराई हुई थी। धीर जानवी के कंधे पर अपना हाथ रख उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब तक रेसिंग खत्म न हो जाए तब तक यही रहना और हाँ, कोई बात करने आए तो जरूरत नहीं है बात करने का। इतना कह धीर रेसिंग के लिए चला गया। वही हर्ष धीर के जाते ही उसके पास आ खड़ा हो गया। उसे अपने पास खड़ा देख जानवी को बहुत गुस्सा के साथ साथ डर भी लग रहा था। वही धीर को इस बात का ध्यान ही नहीं था। वो अपने स्पोर्ट्स कार में जा बैठ कार रेस के स्टार्ट होने का वेट करने लगा। वही दूसरी तरफ हर्ष जानवी के पास आ बोला, तुम्हें पता भी है जिसे तुम डेट कर रही हो वो डेमोन किंग है, उससे दूर रहो, वो लड़कियों को बस टॉय की तरह यूज करता है। हर्ष के बातों को सुन जानवी उससे गुस्से में घूरते हुए देख बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्या, तुम तो लड़कियों को परी की तरह ट्रीट करते हो, अगर वो यूज करता है लड़कियों को तो तुम भी कुछ कम नहीं होगे। जानवी के बातों को सुन हर्ष अवाक रह गया। वो आगे कुछ ना कह साइड हो गया। वही धीर कार को रफ्तार से भगाए जा रहा था। उसके टक्कर का बस एक ही बंदा था उस रेस में, जिसका नाम था रॉकी। दोनों का कार आगे पीछे हुए जा रहा था। वही रेस देखने में जानवी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ही वक्त में रेस खत्म हो गया और इस रेस का विनर धीर था। रेस खत्म होते ही धीर रॉकी दोनों अपने कार से बाहर आए। जैसे ही जानवी का नजर रॉकी पर पड़ा उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही धीर ने उसे पूरे एटीट्यूड से देखा तो रॉकी बोल पड़ा, नेक्स्ट टाइम जीत मेरा ही होगा। ये कह रॉकी जाने लगा। तभी उसका नजर जानवी पर पड़ा।
वो हैरान था, उसे यहाँ देखकर। वही धीर भी जानवी के तरफ ही जा रहा था, पर जानवी उसके तरफ बढ़ने लगी। ये देख धीर भी उसके पास आने लगा, पर जानवी उसके पास जाने की जगह रोकी के पास जाते ही उसे गले से लगा ली। ये देख धीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दोनों के पास जा जानवी का होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच उसे घूरते हुए देखने लगा, तो रोकी धीर को गुस्से में घूरते हुए बोला, धीर इससे दूर रहो। ये सुन धीर उसे कोल्डली देखते हुए पूछा, पर क्यों? शी इज माई गर्ल। रोकी ये सुन हैरान था, वो कुछ कहता इससे पहले ही जानवी बोल पड़ी, धीर ये क्या कह रहे हो? इतना कह धीर को खुद से दूर कर जानवी रोकी से बोल पड़ी, रोकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा कोई फैमिली नहीं है, पर मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं जो मुझे बिल्कुल अपनी बहन मानते हैं। धीर उनका ही भाई है। ये सुन रोकी मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मतलब ये भी तुम्हारा भाई है राइट? इतना कह धीर की तरफ देख रोकी बोला, धीर यार रेसिंग में भले हम लोग एक दूसरे के राइवल है, पर इससे जानवी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत टाइम के बाद जानवी से मिला हूं, क्यों ना हम लोग कहीं साथ डिनर करने चले। जानवी को पता था धीर मना करेगा, इसलिए वही बोलने जा रही थी, पर धीर बोल पड़ा, ठीक है। ये सुन जानवी हैरान थी, पर धीर तो बस जानना चाहता था आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है और दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं। वही रायचंद्र मैंशन में नकुल को रूहानी से सब पता चल गया। वो गुस्से में सर्वेंट रूम के तरफ जाने लगा। रूहानी उसे रोकने का बहुत कोशिश की, पर नकुल उसके होंठ को झटक दिया। उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि उसके झटकने से वो जमीन पर जा गिरी है। वो गुस्से में सीरत के रूम में पहुंच दरवाजा धक्का दे खोल दिया। इतने जोरदार आवाज से सीरत घबरा कर उठी। नकुल उसके तरफ गुस्से में बढ़ने लगा। जब नकुल को ऐसे गुस्से में अपने तरफ आता देखा तो सीरत घबराकर बिस्तर के कोने में जा सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ रूहानी भागते हुए अक्ष के कमरे के पास जा दरवाजा नोक करने लगी। अक्ष अब तक सोया नहीं था, वो अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। इतने रात को दरवाजा नोक होता सुन अक्ष उठ दरवाजा जा खोल दिया। दरवाजे के सामने घबराए रूहानी को देख अक्ष चिंता से पूछ पड़ा, क्या हुआ रूहानी? रूहानी थोड़ा डरते हुए घबरा कर बोली, भैया वो नकुल सीरत के रूम गया है। इतना सुन अक्ष सारा मामला समझ गया था। वो रूहानी को अपने गुस्से से भरे नजर से घूर कर देख सर्वेंट रूम के तरफ जाने लगा। अक्ष को नकुल का गुस्सा बहुत अच्छे से पता था, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रूहानी भागते हुए अक्ष के कमरे के पास जा दरवाजा नोक करने लगी। अक्ष अब तक सोया नहीं था, वो अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। इतने रात को दरवाजा नोक होता सुन अक्ष उठ दरवाजा जा खोल दिया। दरवाजे के सामने घबराए रूहानी को देख अक्ष चिंता से पूछ पड़ा, क्या हुआ रूहानी? वही रूम के अंदर नकुल उसके पास गुस्से में जाने लगा। सीरत डर से बिस्तर के एक कोने में सिमट कर बैठ चुकी थी। तभी नकुल उसके करीब जा अपने दोनों होंठ उसके आजू बाजू रख अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हारे माँ बाप के वजह से आज मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर हो गया है। अब मैं तुम्हारे जिंदगी को ऐसा बर्बाद करूंगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें देख खुद ब खुद मर जाएगा। सीरत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस डर के कारण उसके आंखों से आंसू बहने लगा। नकुल उसके गले पर अपना होंठ रख मजबूती से दबाने लगा। गला दबाने की वजह से सीरत सांस नहीं ले पा रही थी। नकुल उसके गले को ही पकड़ उसे बेड पर सीधा धकेल दिया। अपने गले से नकुल का होंठ हटत पा सीरत जोर जोर से खांसने लगी, खो खो। तभी नकुल उसके ऊपर आ उसके जबड़े को कसके पकड़ लिया। वही अक्ष दरवाजे के पास आ दरवाजा को खोलना चाहा, पर नकुल ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। ये देख अक्ष दरवाजे को तोड़ने लगा। वही रूहानी भी वहां आ चुकी थी। दूसरी तरफ सीरत नकुल को खुद से दूर करने के लिए अपने होंठ को उसके छाती पर रख उसे खुद से दूर धकेल रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नकुल उसके दोनों होंठ को कसके पकड़ उसके होंठ ऊपर कर उसके आंखों को कठोरता से देखा। तभी सीरत रोते हुए बोलने लगी, आखिर क्यों आप और आपके भाई मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? नकुल एक पल के लिए सीरत के बहते आंसू को देख शांत हो गया, पर अगले ही पल उसे जब वो हादसा याद आया तो वो गुस्से में उसके कपड़े को फाड़ने को हुआ। तभी अक्ष दरवाजा तोड़ अंदर आ नकुल को उससे दूर धकेल बोला, ये क्या कर रहे हो नकुल? रूहानी भी अंदर आ चुकी थी। जब उसने सीरत के हुए हालत को देखी तो रूहानी समझ गई आखिर नकुल उसके साथ करना क्या चाहता होगा। वो नकुल को गुस्से में देख बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था नकुल कि तुम अपने गुस्से में किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे।
इतना कह रूहानी रोते हुए जाने लगी। वही रूहानी को रोता देख नकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, पर सीरत के प्रति गुस्सा नकुल का खत्म नहीं हो सकता था। अक्ष नकुल का होंठ पकड़ उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। तभी नकुल अपने होंठ को छुड़ा गुस्से में अपने भाई से बोला, आप उस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए और क्यों आप उस लड़की का इतना परवाह कर रहे हो? क्या आपको उस लड़की से प्यार हो गया है जिस लड़की के पेरेंट्स के वजह से हम लोग ने अपने पेरेंट्स को खो दिया? ये कहते वक्त नकुल के आंखों में गुस्सा तो था, साथ ही उसके आंखों में अपने परिवार के साथ हुए हादसे को याद कर आंसू भी भर गया। तभी अक्ष उसके पास जा अपने होंठ को उसके चेहरे पर रख प्यार से बोला, बिल्कुल नहीं नकुल। नकुल अपने भाई के होंठ जो उसके चेहरे पर रखा हुआ था उसे पकड़ पूछा, तो फिर आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्यों उसकी परवाह करते हो? नकुल के सवाल का जवाब खुद अक्ष के पास भी नहीं था। उसे नहीं पता आखिर वो क्यों उसका परवाह करता, पर वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकता है। उसने अपने भाई को देखते हुए बोला, मैं बस उसे यहाँ लाया हूँ ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए और मैं फिर उसका इस्तेमाल उसके परिवार के खिलाफ कर सकूं। चैप्टर 26 सीरत का सच पता चलना। नकुल अक्ष के आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? अक्ष अपने होंठ को नीचे कर जवाब दिया, हाँ। ये कह वो सीरत के कमरे में जाने लगा। वहीं नकुल को अक्ष के जवाब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, पर वो अपने भाई का जवाब सुन शांत जरूर हो गया था। दूसरी तरफ सीरत फुट फुट कर रोने लगी। तभी अक्ष कमरे के अंदर आ उसके पास जा अपने होंठ को आगे बढ़ाया तो सीरत डर से पीछे हो रोते हुए बोलने लगी, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या बोल रहे थे नकुल? क्या किया है मेरे पेरेंट्स ने? अक्ष बेड पर बैठ सीरत के आंखों में देखा, फिर उसके आंखों से अपने नजर को हटा कहने लगा, 13 साल पहले मैं मेरा पूरा पिकनिक बनाने गए थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तभी अचानक से फायरिंग होने लगा। मेरे डैड ने किसी तरह हम सब बच्चों को वहां से दूर कर दिया, पर इस हादसे में मेरा पूरा परिवार इस दुनिया से बहुत दूर चले गए। इतना कह अक्ष सीरत के आंखों में देखने लगा जो बड़े ध्यान से उसके बातों को सुन रही थी। अक्ष उसके आंखों में देखते हुए आगे कहा, पता है ये सब किसने करवाया था? सीरत को डर लग रहा था, क्या वो जो सोच रही थी वो सच है? उसके आंखों से आंसू बहने लगा। वो रोते हुए अपने धीमे आवाज में बोली, क्या ये सब मेरे डैड मॉम ने करवाया था? अक्ष ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। सीरत ने कभी नहीं सोचा था उसके पेरेंट्स खूनी है। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहा था। वो रोते हुए ही सवाल की, पर मेरे मॉम डैड ऐसा क्यों करेंगे? एक गहरी सांस लेते हुए अक्ष बोला, अगर तुम ये जानना चाहती हो तो कल तक का इंतजार करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बातों पर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। इतना कह अक्ष उठ कमरे से बाहर चला गया। वही सीरत अब तक हैरानी में थी। उसे सच में बिल्कुल भी अक्ष के बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके डैड उसके लिए उसके सुपर हीरो थे। वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच नहीं रही है, क्या कि उसकी माँ हमेशा अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने में बस लगी रहती थी। सीरत पर कुछ खास ध्यान नहीं देती, पर उसके डैड अपनी जान लुटाते थे उस पर। वहीं नकुल रूहानी के कमरे में गया तो देखा रूहानी अपने दोनों पैर के अंदर अपने चेहरे को छुपा रोई जा रही है। उसके रोने का आवाज पूरे रूम में गूंज रहा था। नकुल उसके पास जा बैठ बोला, रूहानी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था जैसा तुम सोच रही हो। रूहानी अपने चेहरे को उठा नकुल की तरफ देख पूछी, सच में? खाओ मेरी कसम। नकुल ने अपने नजरों को बस झुका लिया। उसका इंटेंशन सीरत के साथ कुछ करने को नहीं था, पर यह जरूर था कि वो उसके पिता के रिपोर्टेशन का उसके जरिए धजिया जरूर उड़ना चाहता था। नकुल को अपने नजरें झुकता देख रूहानी गुस्से में बोल पड़ी, तुम में गुस्सा है, ईगो है, एटीट्यूड भरा है, पर तुम कभी अपने गुस्से में ये करोगे मैंने सोचा नहीं था। मुझे अब अफसोस हो रहा कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। रूहानी के आखिरी शब्द को सुन नकुल उसे हैरानी से देखने लगा। वो रूहानी के दोनों होंठ के बाजू को कसके पकड़ बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे प्यार है? नकुल के इस बात को सुन रूहानी उसके आंखों में देख बोली, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? मैं हमेशा अपने प्यार को जाहिर की हूँ। वो तुम हो जो हमेशा मेरा प्यार केयर को इग्नोर करते आए हो, बस मुझे अपनी सर्वेंट समझते हो। रूहान रोते हुए अपने दिल की बात कहे जा रही थी। रोने की वजह से रूहानी के कांपते होंठ को देख नकुल उसके करीब जा उसके होंठों को अपने होंठ में बसा प्यार से चूमने लगा।
नकुल के चूमने से रूहानी उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, पर नकुल उसे कसके पकड़ चूमे जा रहा था। नकुल के दूर न होने से रूहानी शांत हो चुकी थी। कुछ देर तक उसे चूमने के बाद नकुल उससे दूर हो गया। तभी रूहानी गुस्से में पूछ पड़ी, क्यों मेरे करीब आते हो जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो? नकुल रूहानी के आंखों में देखा, फिर उठ जाने को था, तभी रूहानी उसके होंठ को पकड़ उसे जाने से रोते हुए ही बोली, क्यों मेरे फीलिंग्स के साथ तुम खेल रहे हो नकुल? नकुल उसके तरफ मुड़ उसे रोता हुआ देखने लगा। तभी रूहानी अपने आंसू पोंछ आगे बोल पड़ी, मैं नहीं चाहती तुम मेरे फीलिंग्स के साथ और खेलो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना कह वो नकुल का होंठ छोड़ दी। वही रूहानी का बात सुन नकुल गुस्से में उसे बेड पर धकेल उसके ऊपर आ बोला, क्या कहा तुमने, तुम मुझे दूर चली जाओगी? इतना कह उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख नकुल उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मैं खुद से दूर जाने कभी नहीं दूंगा। नकुल के बातों को सुन उसके आंखों में देखते हुए रूहानी सवाल की, किस हक से नहीं जाने दोगे तुम नकुल? रूहानी के सवाल को सुन नकुल कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो रूहानी फीकी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं तुम्हारी सर्वेंट बन और नहीं रह सकती हूँ। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मेरे एक्सपेंसेस उठाने का, मैं अपने एक्सपेंसेस को खुद उठा सकती हूँ। ये कह रूहानी नकुल को खुद से दूर करना चाही, पर नकुल उसके दोनों होंठ को कसके पकड़े बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुन रूहानी उसके आंखों में देखने लगी, वो जो सुनना चाहती थी नकुल वो कह ही नहीं रहा था। ये देख रूहानी को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में बोल पड़ी, मैं कोई सामान नहीं हूं जो तुम्हारी होंगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी जहां मुझे तुम कभी ना मिले। ये बोल वो अपने होंठ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी नकुल उसके दोनों होंठ को ऊपर कर अपने एक होंठ से पकड़ बोला, कोशिश करके देख लो। इतना कह वो उसके होंठों को चूमते हुए अपने एक होंठ को उसके शरीर में सेडिक्टिवली फेरने लगा। रूहानी उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर नकुल को खुद से नहीं कर पा रही थी। नकुल उसके कान में अपने धीमे सेडिक्टिव आवाज में बोला, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा, आज के बाद मुझसे दूर जाने का ख्याल तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। नकुल का बात अब रूहानी को डरा रहा था। आज से पहले नकुल के इस रूप को रूहानी ने कभी नहीं देखा था। नकुल अपने होंठ को रूहानी के टी शर्ट के अंदर ले जाने लगा। जैसे ही नकुल का होंठ रूहानी के जिस्म को छुआ, रूहानी छटपटाने लगी, पर नकुल अपने होंठ को उसके जिस्म के अंदर ले जाने से नहीं रोका। वो उसके स्तन के पास ले जा अपने होंठ उसके स्तन को दबाने लगा, फिर उसके ब्रा को नीचे कर उसके होंठों को किस करते हुए ही वो उसके स्तन के सेंसिटिव पार्ट को अपने 2 उंगली से रगड़ रहा था। इतना करने के बाद नकुल उसके टी शर्ट को ऊपर कर उसके सेंसिटिव पार्ट को अपने मुंह के अंदर ले लिया। रूहानी के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो नकुल के साथ ये मोमेंट चाहती थी, पर फोर्सफुली नहीं या बिन रिश्ते का नहीं। वो चाहती थी नकुल इस रिश्ते को कोई नाम दे। रूहानी रोते हुए ही बोलने लगी, नकुल मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। पर नकुल के अंदर तो बस रूहानी को अपना बनाने का जुनून छा गया था। वो उसके स्तन को चूमते हुए अपने होंठ उसके पजामा के अंदर ले जा जैसे ही उसके वजाइना को अपने उंगली से छुआ, रूहानी के मुंह से आह का आवाज निकल गया। वो बोलने लगी, नकुल प्लीज रुक जाओ नकुल। नकुल सेडिक्टिवली अपने होंठ को उसके वजाइना में फेरते हुए उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। रूहानी भी इस एहसास में डूबती जा रही थी। रूहानी को कुछ ना कहता देख नकुल उसके पजामे को खोल अपने कपड़े को भी अपने शरीर से निकाल उसके दोनों होंठ के उंगलियों को अपने उंगली में फंसा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कह वो जैसे ही उसके शरीर में एंटर हुआ, रूहानी के आंखों से आंसू गिरने लगा और उसके मुंह से चीख निकल आया। रूहानी का ये फर्स्ट टाइम था। ये सोच नकुल बहुत प्यार से धीरे धीरे करने लगा ताकि रूहानी को जरा सा भी दर्द न हो। नकुल को इतना जेंटली करता पा रूहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। रूहानी के सिसकियां को सुन नकुल उसके गले से लगा थोड़ा स्पीड करने लगा। आज का पूरा रात दोनों एक दूसरे के बाहों में बिताए। जैसे ही सुबह हुआ, नकुल रूहानी की तरफ देखा जो पूरी न्यूड उसके बाहों में सोई थी। नकुल ने कभी नहीं सोचा था ये दिन कभी आएगा। वो उसके माथे को चूम अपने मन में ही बोला, तुम मेरी जिंदगी हो। नकुल के चूमने से रूहानी का नींद खुल चुका था। वो नकुल को अपने तरफ देखता पा अपने शरीर को चादर से ढक ली। ये देख नकुल के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मैं तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा देख लिया है।
अब छिपाने का मुझसे क्या जरूरत है। ये बोल वो उठ जाने को था, तभी रूहानी उसके होंठ को पकड़ बोली, तुम मुझसे शादी करोगे। रूहानी के इस सवाल पर नकुल उसके तरफ देख पूछा, अगर ना बोली तो। ये सुन रूहानी ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया। रूहानी के उदास चेहरे को देख नकुल उसके चेहरे पर आपका होंठ रख उसे ऊपर कर बोला, रूहानी तुम मेरे फीलिंग्स के बारे में जानना चाहती थी ना। नकुल के बातों को रूहानी बस सुनने लगा। नकुल आगे बोल पड़ा, तुम मेरा चैन सुकून सब हो, बस तुम्हें खोने से डरता हूँ इसलिए कभी अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता था, पर रात को जब तुम मुझसे दूर जाने का बात की तो। इतना कह उसे खुद से सीने से लगा, बोला, सॉरी मैंने तुम्हारे मर्जी के बिना तुम्हारे साथ सेक्स किया। ये कह वो उसे अपने सीने से लगाए रखा तो रूहानी पूछ पड़ी, मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी भी करोगे। रूहानी ने बड़े मासूमियत से पूछा तो नकुल उससे दूर हो बोला, इडियट, मैं उस टाइप का लड़का नहीं जो सेक्स कर छोड़ दूं। ये बोल वो उठ चला गया। नकुल कभी अपने बात को साफ तरीके से नहीं बोलता था, पर उसके अधूरे कहे बातों से ही रूहानी को समझ आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वहीं दूसरी तरफ सीरत अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अभय हॉल में आज सीरत के आने का ही इंतजार कर रहा था। आधे घंटे तक अक्ष इंतजार किया। जब सीरत बाहर नहीं आई तो आखिर में वो सर्वेंट रूम जा दरवाजा खोल अंदर गया तो देखा सीरत कांप रही है। अक्ष उसके पास जा उसके माथे को छुआ, उसका शरीर बहुत गर्म था। ये देख अक्ष डॉक्टर को बुला लिया। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर घर के अंदर आ रहा था, तभी नकुल घर में डॉक्टर को आता देखा तो वो उसके पास जाने को था, तभी रोबेना डॉक्टर को सर्वेंट रूम ले जाने लगा। ये देख नकुल भी उस तरफ जाने लगा। जब उसने सीरत का हालत देख तो उसे अपने कल का किया हुआ हरकत याद आने लगा। तभी रूहानी भी नीचे जा सीरत के पास जाने को थी, तभी बाहर नकुल को खड़ा देख उसके पास जा अंदर को तरफ देखी। तभी वो अपने धीमे आवाज में बोली, नकुल, कांटे की सज्जा गुलाब फूल को कभी नहीं देना चाहिए। जब रूहानी ने ये कहा तो नकुल को उसकी मम्मा का याद आ गया। वो रूहानी के तरफ देखने लगा तो रूहानी उसके तरफ देख बोली, तुम्हें तो याद होगा ये कौन कहती थी। वही अंदर अक्ष के चेहरे पर परेशानी छाया हुआ था। नकुल के जब अपने भाई को देखा तो उसे देख वो इतना तो अच्छे से समझ गया था उसके भाई को ना चाहते हुए भी इस लड़की से प्यार हो गया है। नकुल अपने भाई के होंठ जो उसके चेहरे पर रखा हुआ था उसे पकड़ पूछा, तो फिर आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, क्यों उसकी परवाह करते हो। नकुल के सवाल का जवाब खुद अक्ष के पास भी नहीं था। उसे नहीं पता आखिर वो क्यों उसका परवाह करता, पर वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकता है। उसने अपने भाई को देखते हुए बोला, मैं बस उसे यहाँ लाया हूँ ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए और मैं फिर उसका इस्तेमाल उसके परिवार के खिलाफ कर सकूं। चैप्टर 27 बदुआ देना। जब रूहानी ने ये कहा तो नकुल को उसकी मम्मा का याद आ गया। वो रूहानी के तरफ देखने लगा तो रूहानी उसके तरफ देख बोली, तुम्हें तो याद होगा ये कौन कहती थी। वही अंदर अक्ष के चेहरे पर परेशानी छाया हुआ था। नकुल के जब अपने भाई को देखा तो उसे देख वो इतना तो अच्छे से समझ गया था उसके भाई को ना चाहते हुए भी इस लड़की से प्यार हो गया है। वही दूसरी तरफ जानवी अपने फोन में रोकी के साथ लगी हुई थी। आज धीर का गेम लॉन्च होने वाला था, पर उसका ध्यान उससे ज्यादा जानवी पर लगा हुआ था। जब वो फोन पर बात कर रही थी तो धीर उसके इर्द गिर्द घूमे जा रहा था। आखिर में गुस्से में धीर उसके होंठ से फोन छीन उसका कॉल कट कर बोला, तुम्हारा 12th कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपटीशन का तैयारी नहीं करोगी। तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिले वो चाहती हो भी कि नहीं। धीर के लेक्चर को सुन जानवी गुस्से में अपना फोन उसके होंठ से लेने का कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में उसका पैर पीला और वो धीर के बाहों में जा समा गई। जानवी उससे अलग होना चाहती थी, पर जैसे ही वो दूर जाने को हुई धीर ने उसे अपने बाहों में कसके जकड़ लिया। धीर को ये करता पा जानवी मछली की तरह उसके बाहों से दूर जाने के लिए तड़पे जा रही थी। ये देख धीर के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। उसने जानवी को अपने गोद में उठा लिया। धीर को ऐसा करता पा जानवी को बहुत डर लगने लगा। वही धीर उसे सोफे के पास ले जा सोफे पर पटक उसके करीब आ उसके दोनों होंठ को कसके पकड़ लिया। धीर का ऐसा करना जानवी को डरा रहा था। वैसे भी धीर के बारे में जितना जानवी जानती थी उससे यही पता था कि वो बहुत ही बुरा है। धीरे उसके करीब आने लगा तो जानवी की आंखों से आंसू का रेत बाहर आने लगा। वो रोते हुए ही बोली, जो तुम लड़कियों के साथ करते हो वो मेरे साथ करने की कोशिश किए तो मैं अक्ष भैया को बोल दूंगी।
जानवी के धमकी को सुन शैतान की तरह धीर कुरुल मुस्कान के साथ बोला, कैसे बोलोगी, अक्ष भाई तो बिजी है, उनके पास अगर टाइम होता तो वो मुझे क्यों तुम्हें अपने पास रखने बोलते। जानवी का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके मुंह से आवाज तक निकलना बंद हो गया। तभी धीर उससे दूर हो जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे अट्रैक्टिव लड़कियां पसंद है जिसका बॉडी ग्रोथ बिल्कुल परफेक्ट हो। ये बोलते वक्त धीर का ध्यान उसके ब्रेस्ट पर था। इतना कह वो चला गया। वही जानवी अपने ब्रेस्ट के छोटे साइज को देख बोली, पर बेटे कहीं का। इतना कहने के बाद वो उठकर बैठ उसके बातों को सोचते हुए बोली, इसे बिग साइज ब्रेस्ट लड़कियां पसंद है। इतना कह अपने मुंडी को हिला बोली, इस इडियट को जैसी भी लड़कियां पसंद हो मुझे क्या। खुद में बड़बड़ाने के बाद जानवी अपने कमरे में चली गई। वही दूसरी तरफ सीरत को अब होश आ चुका था। जब उसने अपने सामने अक्ष को बैठा देखा तो वो उससे एक टक देखने लगी। वही सीरत के होश आते ही अक्ष के चेहरे पर सुकून छा गया। वही सीरत उठने को थी तो अक्ष खड़ा हो स्ट्रिक्टली बोला, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो तब तक बेड से हिलोगी भी नहीं। इतना कह अक्ष बाहर चला गया। वही सीरत के होश में आने का बात सुन नकुल उसके कमरे में गया। नकुल को आता देख सीरत घबरा चुकी थी, पर नकुल उसके पास आ खड़ा हो सीरत के तरफ देख बोला, सॉरी सीरत। इतना कह वो शांति से चला गया। ये देख सीरत बहुत हैरान थी। पहली बार नकुल को इतना वर्मली पेश आते हुए सीरत देखी थी। दिल्ली में आरजू अपना फर्म से रिलेटेड काम कर अमानत पलक से कॉलेज जा उन दोनों का छुट्टी करवा अपने साथ मोक्ष के सेट पर ले गई। जब मोक्ष ने पलक मान्यता आरजू को आता देखा तो उन तीनों के पास चला गया। वही मोक्ष के पास आने से पलक अपने नजरों को फिर उसे इग्नोर कर रही थी। ये देख मोक्ष को बहुत गुस्सा आने लगा। फिर वो भी उसे इग्नोर करते हुए अपनी दोनों बहन से बात करने लगा। तभी उसे सीन शूट करने के लिए बुला लिया गया। अभी जो सीन शूट होने वाला था वो बहुत ही रोमांटिक था। उसमें मोक्ष और उसकी को एक्ट्रेस को किस भी करना था। आज से पहले के सीन में बस कैमरे को ऐसे मोड़ दिया जाता था जिससे लगे कि दोनों किस कर रहे हैं, पर पलक के इग्नोरेंस को देख मोक्ष पहली बार रोमांटिक सीन को करने के बाद दिव्या के होंठों को अपने होंठ से मिला पैशनेटली किस करने लगा। जब पलक ने ये देखा तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। कोई उसके आंसू को देख ना सके इसलिए वो वहां से चली गई। किस तो वो दिव्या को कर रहा था पर उसका ध्यान पलक पर था। पलक के जाते ही दिव्या को खुद से दूर धकेल गुस्से में टिश्यू पेपर मांग अपने होंठों को पोंछते हुए शूटिंग का परवाह किए बिना वो जाने लगा। वही मोक्ष के इस रिएक्शन से सभी बहुत हैरान थे। पहले दिव्या तो बहुत खुशी मिल रहा था मोक्ष के चूमने से, पर जैसे वो उसे धक्का दे अपने होंठ को पोंछा उसे बहुत एम्बरेस्ड फील होने लगा। वही आरजू अमानत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दूसरी तरफ मोक्ष पलक को ढूंढते हुए उसके पास गया। वो पेड़ के पास खड़ी हो रोई जा रही थी। तभी मोक्ष उसके पास आ उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। पलक अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश कर रही थी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मोक्ष अब उसे अपने गोद में उठा अपने लेक्सेवरी वैनिटी वेन के अंदर ले जाने लगा। ये देख माया दोनों के वेन के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर बाहर खड़ी हो मुस्कुराने लगी। मोक्ष उसे अंदर रखे बेड पर रख उसके ऊपर आ गया। पलक रोते हुए उसे खुद से दूर धकेलने लगी तो मोक्ष उसके दोनों होंठ को पकड़ ऊपर कर बोला, बुरा लग रहा मैंने किसी दूसरी लड़की को किस किया तो। मोक्ष के कहे बातों को सुन वो उसके आंखों में देखने लगी। तभी मोक्ष अपने कठोर आवाज में आगे बोला, मुझे भी बहुत लगता जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तो। इतना कह वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा तो पलक छटपटाने लगी। पर मोक्ष के पैशनेटली चूमने से पलक शांत हो चुकी थी। कुछ देर तक पलक को चूमने के बाद उससे होंठों से दूर हो उसके आंखों में देखने लगा। पलक मोक्ष के आंखों में देखते हुए सवाल कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हें अगर मैं तुम्हें इग्नोर करती हूं तो। ये बात सुन उसके चेहरे पर अपने होंठ को फेर मोक्ष बोला, जलता है ये दिल। मोक्ष का जवाब सुन पलक हैरान थी पर वो आगे पूछ पड़ी, क्यों, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। नहीं, मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे इतना बड़ा है कि तुम कभी मुझसे प्यार भी करो। मोक्ष को याद आने लगा वो हर बार पलक के स्टैंडर्ड को लेकर उससे बुरा भला कहता था, यहाँ तक कि हमेशा स्टैंडर्ड के लिए ही रिजेक्ट करता आया है। वो गहरी सांस ले उससे दूर हो अपने कोल्ड आवाज में बोला, गेट आउट।
पलक हैरानी से मोक्ष को देखी, क्या ये आदमी पागल है? कभी इंटीमेट होता, उसके इग्नोर करने से उसे प्रॉब्लम होता, पर वो कोई भी सवाल करती तो उसके साथ कोल्ड बर्ताव करता। पलक गुस्से में खड़ी हो मोक्ष की तरफ देख बोली, आइंदा मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये बोल वो जाने को थी, तभी मोक्ष उसके होंठ को पकड़ उसे अपने गोद में खींच कठोरता से उसे देख अपने सेडिक्टिव आवाज में पर कोल्डली बोला, जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, अगर कुछ बिगाड़ सकती हो मेरा तो बिगाड़ लो। इतना कह मोक्ष उसे छोड़ दिया तो पलक गुस्से में उठ उसे अपने कठोर नजरों से देखी, फिर वैनिटी वैन से बाहर जाने लगी। माया बाहर ही खड़ी थी। पलक को गुस्से में आता देख माया सोचने लगी, आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिससे पलक इतने गुस्से में जा रही है। माया को मोक्ष के रिलेटेड जानकर अमानत के साथ गॉसिप करना बहुत पसंद था, पर अब वो पता कैसे लगाए मोक्ष इतना खादुश है कि उससे कुछ भी पूछना अपने मौत को दावत देना है, और पलक तो कुछ बोलती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अक्ष सारे सबूत जो ये साबित करे कि वरुण ने उसके पिता को मरवा कर उसका सब कुछ छीन लिया है और उसने आज तक जो जो किया है वो पूरा सबूत ले मेंशन वापस आ गया और सीधे सीरत के पास गया। सीरत अब अच्छा महसूस कर रही थी। अक्ष को आता देखी तो वो उसे बिना पलके झपकाए देखने लगी। तभी अक्ष वहां आ कुछ फाइल्स उसके सामने रख बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। सीरत अक्ष के ऐसे रिएक्शन से हैरान थी। वो फाइल अपने होंठ में ले एक एक कर देखने लगी। अपने माँ बाप के किए हर गुनाह को देखते हुए सीरत के आंखों से आंसू गिरने लगा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था उसके पेरेंट्स ऐसे होंगे। वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी कमरे के अंदर रूहानी उसे देखने आई थी। सीरत को रोता देख उसके पास जा रूहानी उसे अपने गले से लगा पूछी, क्या हुआ सीरत? क्या नकुल ने फिर कुछ किया है? ये सुन सीरत उससे दूर हो अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए रो रो कर बोलने लगी, रूहानी दीदी आप क्यों मेरे साथ अच्छे हो? आपको भी मुझसे नफरत करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने आप सभी के पेरेंट्स को आपसे दूर कर दिया है। सीरत के बातों को सुन रूहानी उसके आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोली, गुनाह तुम्हारे पेरेंट्स ने किया है सीरत, तुमने नहीं, तो फिर मैं तुमसे क्यों नफरत करूं? ये सुन सीरत रूहानी के गले से जा लग रोते हुए बोली, मेरे सॉरी बोलने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपके पेरेंट्स वापस भी नहीं आएंगे, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे अक्ष बाकी लोग मुझसे नफरत ना करे। रूहानी सीरत के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, सीरत तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम चाह करके भी उनके नफरत को खत्म नहीं कर सकती हो, तो बस स्ट्रॉन्ग रहो। बाहर खड़ा नकुल रूहानी सीरत के बातों को सुन रहा था। रूहानी सीरत को शांत कर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसने नकुल को खड़ा देखा तो वो उसके तरफ देखने लगी। नकुल कुछ ना कह वहां से बस चला गया। वहीं दिल्ली शहर में पलक आरजू अमानत जा चुकी थी। मोक्ष शूटिंग खत्म करने के बाद पलक के बारे में ही सोचे जा रहा था। आज उसका दिल्ली में आखिरी शूटिंग था, बाकी शूटिंग कहीं और होने को था। मोक्ष अपना फोन निकाल अमानत को मैसेज किया, कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, तो आज रात का डिनर सब साथ करते हैं। तीनों मॉल घूम रही थी। जब अमानत के फोन में नोटिफिकेशन आया तो अमानत अपना फोन निकाल नोटिफिकेशन पर आरजू पलक को बताए, आज दिल्ली में आखिरी दिन है। मोक्ष का ये बात जान पलक के चेहरे पर निराशा छा गया। वही अमानत फिर बोल पड़ी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कह वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो इतनी जल्दी में थी कि किसी से जा टकराए। टकराने की वजह से अमानत का पूरा बाल उसके चेहरे को ढक दिया था। वही आदमी गुस्से में उसे देख बोला, लड़की चलना नहीं आता क्या तुम्हें? तभी उसके सामने खड़ी लड़की बोली, जय जाने दो, हम लोग लेट हो रहे मीटिंग के लिए। ये बोल लड़की जय को अपने साथ ले जाने लगी। वही अमानत अपने बाल को अपने चेहरे से हटा ठीक करते हुए गुस्से में बोली, कितना एटीट्यूड भरा था इसमें। काश जिस जरूरी मीटिंग के लिए उस आफ को जाने का इतना जल्दी मचा है ना वो बर्बाद हो जाए। उस आदमी को अपना बदुआ दे। अमानत वॉशरूम जाने लगी। वही दूसरी तरफ पलक आरजू ड्रेस देख रहे थे। चैप्टर 28 मुझे नहीं खाना है। तभी उसके सामने खड़ी लड़की बोली, जय जाने दो, हम लोग लेट हो रहे मीटिंग के लिए। ये बोल लड़की जय को अपने साथ ले जाने लगी। वही अमानत अपने बाल को अपने चेहरे से हटा ठीक करते हुए गुस्से में बोली, कितना एटीट्यूड भरा था इसमें। काश जिस जरूरी मीटिंग के लिए उस आफ को जाने का इतना जल्दी मचा है ना वो बर्बाद हो जाए। उस आदमी को अपना बदुआ दे। अमानत वॉशरूम जाने लगी। वही दूसरी तरफ पलक आरजू ड्रेस देख रहे थे। शाम का 7 बज चुका था। सुबह से ही सीरत अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी।
आरती सीरत के कमरे में गई तो उससे सीरत के रोने का आवाज आने लगा। वो उसके पास जा बैठी। शुरुआत में आरती उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर जैसे जैसे उसके बचपने को देखी तो उसे सीरत से लगाव होने लगा। वो सीरत के पास जा उसे अपने सीने से लगा, बोली, बेटा तुम रो क्यों रही हो? सीरत रोते हुए ही जवाब दी, आंटी आज सब कुछ खत्म हो गया है, मैं मरना चाहती हूँ, अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा है मेरे पास, पर मैं कैसे मारूं? सीरत के बातों को सुन आरती प्यार से बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत कुछ है जिंदगी में, बस देखने का नजरिया बदलना होगा। सीरत अपने आंसू पोंछ आरती की तरफ देखी। वही अक्ष कमरे के बाहर दरवाजे के साइड में खड़ा हो शांति से सीरत का बात सुन रहा था। सीरत रोते हुए ही आरती से बोल पड़ी, नजरिया बदलने से क्या ये सच बदल जाएगा को मेरे डेढ़ बुरे इंसान है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी अपने डैडी को जाना ही नहीं, वो आज मुझे बहुत अनजाने से लग रहे हैं। क्यों ये सच मुझे पता चला। तभी अक्ष अंदर आ गया तो आरती सीरत से दूर हो खड़ी हो शांति से कमरे से बाहर जाने को थी। तभी अक्ष अपने कठोर आवाज में कमरे का दरवाजा बंद कर उसे जाने बोला। आरती ने वैसा ही किया। आरती के जाने के बाद अक्ष सीरत के पास जा बैठा। तभी सीरत अपने नजरों को झुकाए बोली, अगर मुझे टॉर्चर करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपना बदला पूरा कर पा रहे हो तो जितना टॉर्चर करना है कर लो, पर एक रिक्वेस्ट है। इतना कहकर सीरत अपने चेहरे को उठा अक्ष के आंखों में देखी। सीरत के आंखों से आंसू बहे जा रहा था। वही अक्ष सीरत के बहते आंसू को बस अपने भावहीन चेहरे से देखे जा रहा था। सीरत उसके आंखों में देखते हुए बोली, मुझे इतना टॉर्चर करना कि मैं मर जाऊं। सीरत के बातों को सुन अक्ष के भावहीन चेहरे पर हलचल हुआ। वो सीरत के आंखों से आंसू पोंछे हुए बोला, टॉर्चर? तुम्हें पता है सीरत, जब जब मैं तुम्हें दर्द देता पता नहीं क्यों मुझे कुछ होता है। मैं तुम्हें बहुत नफरत करता हूं पर तुम्हें मरता नहीं देख सकता हूं। अक्ष के बातों को सुन सीरत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगी। तभी अक्ष उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे क्रूरता से नहीं बल्कि बहुत प्यार से चूमने लगा। उसे प्यार से चूमते हुए वो उसे बेड पर लेटा, उसके ऊपर आ उसके जिस्म से धीरे धीरे कर उसका पूरा कपड़ा उसके जिस्म से निकालते हुए उसके गोरे जिस्म को चूमते हुए अपने चूमने का निशान बनाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ किटन, पर फिर भी तुम सिर्फ अक्ष रायचंद्र की हो। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, ना ही अपने अलावा किसी दूसरे को तुम्हें हट करने दूंगा। तुम्हारे साथ अच्छा बुरा करने का हक सिर्फ अक्ष रायचंद्र का है। अक्ष का बात सीरत को डरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अक्ष चाहता क्या है उससे। वो अपना बदला निकालना चाहता है तो क्यों उसे अपने पास रखना चाहता है, ये तो शायद अक्ष को भी नहीं पता था। अक्ष फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। सीरत को अपने शरीर में बिल्कुल भी जान महसूस नहीं हो रहा था, वो बेजान सी पड़ी थी। वही अक्ष बस सीरत को अपना बनाने में। अक्ष को नहीं पता उसका ये कैसा नफरत है जिसमें वो खुद ही डूबकर तबाह होते जा रहा है। वो उसके कोमल हिस्से पर अपने हिस्से को सेट कर धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर डालने लगा। सीरत ने अपने आंखों को बंद कर लिया। जो आंसू उसके आंखों के अंदर थमा हुआ था वो आंखों को बंद करते ही निकल गया। अपने स्पीड को बढ़ाते हुए अक्ष सीरत के जबड़े को कसके पकड़ बोला, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ किटन, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं हर वक्त तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सीरत अपने आंखों को धीरे से खोल अक्ष के आंखों देखते हुए सवाल कि क्यों चाहते हो अपना बनाना? तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर नफरत में क्यों मुझे अपना बनाना चाहते हो? अक्ष उसके चेहरे पर अपने होंठ को फेरते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में धीरे से बोला, नहीं पता, पर नफरत के बावजूद तुम मेरी चाहता बन गई हो। मेरे करीब कोई लड़की आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर तुमसे नफरत होने के बावजूद मुझे तुम्हारे करीब आने सुकून महसूस होता है। इतना कह वो जोर जोर से करते हुए उससे कसके अपने बाहों में जकड़ लिया। अक्ष का गर्म सांस सीरत के जिस्म को छू रहा था। उसे इस वक्त अक्ष के जबरदस्ती पर बुरा लगना चाहिए, पर वो अक्ष को महसूस कर रही थी। पर उसे बहुत अच्छे से पता है अक्ष के दिल में वो कभी भी अपने लिए प्यार नहीं जगा सकती है। ये सोचते ही सीरत के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अपने मन में ही बोली, मोहब्बत उससे ही क्यों होता है जिसका मोहब्बत कभी मिल ही ना सके। 1 घंटे बाद सेक्स करने के बाद अक्ष अपने कपड़े को पहन बिना सीरत की तरफ देखे वो कमरे से बाहर निकल गया। अक्ष का ऐसा करना सीरत के दिल में दर्द पैदा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष अमानत को रेस्टोरेंट का लोकेशन भेज दिया। जब तीनों उस रेस्टोरेंट में आए तो देखी पूरा रेस्टोरेंट खाली है।
ये देख अमानत आरजू तो कुछ नहीं बोली, पर पलक बोल पड़ी, जहां जाता है सब खाली क्यों करवा देता है, इतना ही पैसा है तो अच्छे जगह इस्तेमाल करे। पलक के बातों को सुन दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं मोक्ष अपने काले चश्मे को लगाए राजा की तरह बैठा था और माया उसके बगल वाला प्लेस छोड़ बैठी थी। तभी तीनों वहां आ गए। अमानत आरजू का होंठ पकड़ मोक्ष के बगल वाला जगह छोड़ जल्दी से बैठ गए ताकि पलक मोक्ष एक साथ बैठ सके। वही पलक ने जब ये देखा तो उसका धाकड़ बढ़ने लगा। वो शांति से जा बैठ गई। तभी वेटर आ गया। सभी अपना ऑर्डर देने लगे। वही मोक्ष अपने होंठ को पलक के पैर के पास के जा फेर रहा था। पलक की सांसें बढ़ने लगा। तभी अपने हाथों को उसके वजाइना के पास फेरते हुए मोक्ष बोल पड़ा, पलक तुम क्यों कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हो, करो ऑर्डर। पलक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा भी लाल हो चुका था और उसका बोलती तक भी बंद था। वो मोक्ष को घूर कर देखी। वही मोक्ष अपने काले चश्मे को हटा अपने हाथों को उसके वजाइना के पास फेरते हुए उसके होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया था। पलक आखिर मैं किसी तरह बोल पड़ी, जो आरजू दी अमानत ने ऑर्डर दिया है वह वही खाएंगे। पलक जैसे बोल रही थी ये देख आरजू चिंता से पूछी, क्या हुआ पलक, तुम्हें अपना तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्या? पलक से इस वक्त मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। पलक के हालत को देख मोक्ष अपना होंठ हटा शांति से बैठ गया। मोक्ष के होंठ हटाने से उसे राहत मिला। वो गहरी सांस ले बोली, मैं ठीक हूँ आरजू दी। पलक को नॉर्मली बोलता सुन फिर सभी एक दूसरे से बात करने लगे, पर पलक खामोश बैठी थी और मोक्ष अपनी बहनों के बातों का जवाब देते हुए बस उसका नजर पलक के खामोशी में कहीं गुम था। पलक बहुत सुंदर दिखने के बावजूद अपने आप को एवरेज लड़कियों की तरह बनाकर रखती थी। आंखों में चश्मा, बालों को बीच से डिवाइड कर अपने बालों को गूंथ लिया करती थी और कपड़े भी कुछ खास नहीं पहनती। हमेशा ही सिंपल सा टी शर्ट उसके साथ जीन्स पहन लिया करती। और तो और पलक ना ही बोलती थी ना ही अपने आप को अच्छा दिखाती थी, जिस कारण सब उसे बहुत बुली करते थे। ये तो शुक्र है कि अमानत उसके साथ रहती है, जिस कारण कोई उसे बुली करे तो वो उन सबको मुंह तोड़ जवाब दे देती है। मोक्ष उसे देखते हुए सोच रहा था, कोई लड़की ऐसे कैसे रह सकती है, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी क्यों अपने आप को हमेशा पर्दे के पीछे धक्कर रखती है। हर चीज में अच्छी है पर हमेशा अपने आप को क्यों पीछे रखती है। मोक्ष को अपने तरफ घूरता पा पलक को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वही आरजू, अमानत, माया तीनों उन दोनों को देख आंखों ही आंखों में बातें करते हुए मुस्कुराए जा रही थी। कुछ वक्त के बाद दिन आ गया। सभी साथ बैठ खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद मोक्ष सभी को मूवी दिखाने ले गया। पलक को समझ नहीं आ रहा था मोक्ष ये सब कर क्यों रहा है। मोक्ष ने अपने आप को अच्छे से कवर कर रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। फिर टिकट ले सभी अपने अपने सीट में बैठने लगे। मोक्ष ने अपने और पलक का सीट सभी से दूर लिया था। जब पलक ने ये देखा तो वो मोक्ष को कठोरता से देख माया, अमानत, आरजू तीनों को देख बोली, कोई मेरे से अपना सीट एक्सचेंज करेगा। मोक्ष खड़ा हो तीनों को दिख रहा था। तीनों अपना कोई ना कोई रीजन दे पलक को मना कर दिए। मोक्ष के चेहरे पर मुस्कान छा गया। आखिर मैं पलक को मोक्ष के बगल में ही जाऊं तीनों से बहुत दूर जाकर बैठना पड़ा। मूवी स्टार्ट होने में वक्त था। अभी पूरे हॉल में लाइट जला था। जब ऑर्डर लेने के लिए लड़की आई तो मोक्ष ने पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स अपने और पलक दोनों के लिए मंगवा लिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रायचंद्र मैंशन में टेंशन का माहौल था। सभी डाइनिंग टेबल पर खामोश बैठे थे। सीरत ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। जब सर्वेंट ने खाना परोस तो अक्ष खड़ा हो खाने का प्लेट अपने होंठ में ले सर्वेंट रूम के तरफ जाने लगा। वहीं नकुल, रूहानी दोनों अक्ष को ऐसा करते हुए देखने लगे। अक्ष खाने का प्लेट ले कमरे के अंदर गया तो देखा सीरत बिना कपड़े का कंबल से बस ढकी हुई है। अक्ष उसके पास जा सख्ती से बोला, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है। सीरत का जवाब सुन अक्ष अपने होंठ के मुट्ठी को बांध गुस्से में पूछा, क्यों नहीं खाना है। सीरत अपने नजरों को अक्ष के नजरों से मिलाते हुए बोली, आप मुझसे सवाल करने वाले होते कौन हो। सीरत का ये सवाल सुन अक्ष गुस्से में खाने को सामने रखे टेबल पर रख उसके करीब जा अपने कोल्ड कठोर आवाज में बोला, भूलो मत किटन, तुमने ही अपने आप को मुझे खुद ही सौंपा है। तुम्हारे हर चीज पर अब सिर्फ मेरा हक है, तुमसे सवाल करने का भी। चैप्टर 29 ईमेल सेंड करना। सीरत का ये सवाल सुन अक्ष गुस्से में खाने को सामने रखे टेबल पर रख उसके करीब जा अपने कोल्ड कठोर आवाज में बोला, भूलो मत किटन, तुमने ही अपने आप को मुझे खुद ही सौंपा है।
तुम्हारे हर चीज पर अब सिर्फ मेरा हक है, तुमसे सवाल करने का भी। सीरत ने जब ये सुना तो वो अक्ष को खुद से दूर धकेल बैठ गई और खाने के प्लेट को उठा, वैसे ही जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे ऐसे खाता देख अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ न बोल उसके सामने बैठ बस उसे देखने लगा। वही दिल्ली के मूवी हॉल में मूवी स्टार्ट हो चुका था। हालांकि मोक्ष फिल्मी इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर का मूवी देखता नहीं था, वो तो बस चाहता था किसी तरह पलक के हॉस्टल का दरवाजा बंद होने तक वो कुछ ना कुछ में तीनों को बिजी रखे ताकि वो आज का पूरा रात पलक के साथ बिता सके। वही पलक मूवी देखते हुए खाए जा रही थी, तभी मोक्ष अपने मास्क को हटा अपने चेहरे को पलक के करीब ले गया तो पलक हैरान हो मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष उसे देखते हुए बोला, ऑर्डर मैंने किया है और खा अकेले तुम रही हो। ये सुन पलक अपने नजरों को नीचे कर बोली, मैंने मना थोड़ी किया है खाने से, लो खा लो। पलक के बातों को सुन पलक का झुका चेहरा उठा, अपने मुंह को फाड़ पलक को देखने लगा। ये देख पलक को समझ नहीं आया आखिर मोक्ष मुंह क्यों फाड़ा हुआ है। तभी मोक्ष अपना मुंह बंद कर इरिटेट हो बोला, मुझे अपने होंठ से खिलाओ इडियट। ये सुन पलक अपने मन में ही बोली, क्या ये बच्चा है जो अपने होंठ से मैं खिलाऊं। पलक ये अपने मन में ही बोल सकती थी क्योंकि मोक्ष को बोलने का मतलब है फिर मोक्ष का कोई नया रूप देखना। वो शांति से फिर मोक्ष को खिला दी। पलक के खिलाने से मोक्ष के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अब पलक खुद भी खाती और मोक्ष को भी खिलाती, पर अब भी मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे देखने की जगह मूवी को देखते हुए उसे खिला रही थी और उसके जगह पर मूवी में इंटरेस्ट ले रही थी। मोक्ष पलक के खिलाते होंठ को पकड़ लिया तो पलक मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष उसके होंठ में पकड़ा पॉपकॉर्न अपने मुंह में ले पलक के करीब जा उसके होंठों में अपने होंठों को रख उसे खाते हुए चूमने लगा। पलक को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो बर्फ की तरह जम सी गई। वही मोक्ष उसे किस करना बंद कर उसके रिएक्शन को देख मुस्कुराते हुए अंगड़ाए ले बोला, पहले कोई टेस्ट समझ नहीं आ रहा था पर अब आया, ऐसे ही खिलाओ मुझे। पलक हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। वही उसके हैरानी से भरे चेहरे को देख मोक्ष को बहुत मजा आ रहा था। वो उसे देख मुस्कुराने लगा। तभी पलक अपने नजरों को झुका पूछी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। पलक के सवाल को सुन मोक्ष उसके करीब जा उसके चेहरे को उठा, उसके आंखों से चश्मा हटा, उसके हेजल आंखों को देखते हुए बोला, मजा आता है। ये सुन पलक को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपने होंठ का मुट्ठी बना बोली, तुम अपने मजा के लिए कब तक मेरे फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हो, तुम्हें पता है मुझे तुमसे। इतना कह पलक शांत हो गई। तभी मोक्ष उसके आधे कहे शब्द को पूरा करते हुए बोला, प्यार है, राइट। पलक ने कुछ नहीं कहा। तभी मोक्ष आगे बोल पड़ा, इसलिए तो मजा आता है तुमसे खेलने में। इतना कह मोक्ष उससे दूर हो अपने होंठ का मुट्ठी बना लिया। वो हट नहीं करना चाहता पर पता नहीं क्यों वो ये कह नहीं सकता कि वो उससे प्यार करता है। वही मोक्ष के बातों को सुन पलक के आंखों से आंसू गिरने लगा। पलक के आंखों से बहते आंसू को देख मोक्ष का धड़कन बढ़ने लगा, पर वो किसी पत्थर दिल इंसान की तरह पलक के तरफ बढ़ उसे चुप करा। ये नहीं बोला कि उसे भी उससे प्यार है, वो बस उसे रोता हुआ देखता रहा। पलक के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे तो वो मूवी को आधे में ही छोड़ उठ बाहर चला गया। पलक अकेली बैठी रोई जा रही थी। कुछ वक्त के बाद मूवी खत्म हो गया। सभी बाहर आने लगे। आरजू, माया, अमानत तीनों कार में आ गई तो देखी मोक्ष कार के अंदर बैठा है पर पलक नहीं है। ये देख तीनों साथ पूछी, पलक कहाँ है। आती ही होगी, मुझे मूवी बोरिंग लग रहा था तो मैं आधे में ही बाहर आ गया। ये सुन तीनों कार के अंदर जा बैठ पलक के आने का इंतजार करने लगी। 15 मिनट बीत गया पर वो अब तक बाहर नहीं आई तो सभी को उसका चिंता होने लगा। अब और देर मोक्ष उसका इंतजार नहीं कर सकता था। वो कार से बाहर निकल तीनों से बोला, तुम तीनों कार से बाहर मत निकलना। इतना कह मोक्ष भागते हुए हॉल के अंदर जा पलक को ढूंढने लगा। अब मोक्ष को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, भला क्यों वो पलक को अकेले छोड़ा। वो पागलों की तरह पलक को हर जगह ढूंढने लगा। तभी उसे पलक का आवाज आया, दूर रहो मुझसे। पलक का आवाज सुन मोक्ष उस तरफ जाने लगा। वही कुछ लड़के जोर जोर से हंसते हुए उसके करीब जा बोले जा रहे थे, यार आज रात तो मजा आने वाला है। जैसे ही आदमी ये कह पलक के शोल्डर पर अपना होंठ रखने वाला था, एक मुक्का मिलते ही वो जमीन पर जा गिरा। सभी हैरान होकर उस शख्स को देखने लगे। पलक मोक्ष को देख हैरान थी। वही जो भी पलक के सामने आने का कोशिश कर रहा था
मोक्ष उसे धो डालता, फिर सभी छिछोरे लड़के डर से भाग गए। सभी के जाने के बाद मोक्ष पलक को देखा जो डरी सहमी सी उस वक्त उसे नजर आ रही थी। उसे देख मोक्ष गुस्से में बोला, बेवकूफ हो क्या, मूवी खत्म होते ही सीधा बाहर नहीं आया गया तुम्हें। पलक कुछ ना कह जाने लगी। पलक के पैर में मोच आ गया था जिस कारण वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देख मोक्ष उसे अपने गोद में उठा, पूछा, तुम्हारे पैर में मोच कैसे आया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पलक ने मोक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मोक्ष को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को शांत रख पलक को अपने गोद में उठाए बाहर को तरफ चलने लगा। जब वो बाहर अपने गोद में पलक को उठाए आया तो आरजू, अमानत, माया ये देख हैरान रह गए। वही मोक्ष कार के पास आ तीनों को इग्नोर करते हुए उसे कार में बैठाने को हुआ तो देखा पलक अपने आंखों को बंद किए हुए है। पलक नहीं चाहती थी कोई उससे सवाल करे, इसलिए सोने का नाटक करने लगी। वही मोक्ष ने उसे ऐसा करते देखा तो मोक्ष तीनों के सवाल से भरे नजर को देख अपने कठोर आवाज में बोला, ये हॉल में मूवी देखते हुए ही सो गई थी। इतना कह उसे बैठा खुद भी बैठ उसके सिर को अपने कंधे पर रख दिया। सभी के बैठने से ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया था। वही दूसरी तरफ रायचंद्र मैंशन में अक्ष सोफे पर बैठा सिगरेट की कस ले रहा था। वही सीरत अब भी बिना कपड़ों की चादर को बस लपेट बैठी थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो सीरत अपने जिस्म पर नजर डाली। उसके शरीर में कपड़ा नहीं था। वो बेड से उतर अपने कपड़े को जमीन से उठा, अपना कपड़ा पहन पूछी, कौन? जब रूहानी का आवाज आया तो सीरत उसे अंदर आने का बोल दी। रूहानी अंदर आ सीरत के जिस्म पर चूमने के निशान को देखा तो रूहानी समझ गई उसके साथ अक्ष ने क्या किया होगा। वो दरवाजा बंद कर उसके पास आ चिंता से बोली, सीरत तुम कब तक ये सब सहोगी? यहाँ से तुम भाग क्यों नहीं जाती हो? मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुन सीरत फीकी मुस्कान दे बोली, भाग? पर भाग कर जाऊंगी कहाँ दी? जिसके लिए खुद को बेचा वही अपने जैसे अब नहीं लगते मुझे तो कहाँ जाऊंगी मैं? कौन है मेरा अपना? रूहानी सीरत के चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए बोली, मैं हूं ना, तुमने ही तो मुझे दी कहा है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकती हूं पर मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। तुम जो हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार हूं। ये सुन सीरत को अच्छा लगा। वो रूहानी के गले से जा लगी। तभी रूहानी उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। रूहानी को बहुत बुरा लग रहा था सीरत के हालत को देखकर। कुछ वक्त तक रूहानी के गले से लग उससे दूर हो सीरत बोली, बस आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए दी। कैसा हेल्प सीरत? सीरत जल्दी से एक कॉपी निकाल पेपर को फाड़ उसमें एक ईमेल आईडी लिख बोली, आप बस इस ईमेल आईडी पर मेरा नाम का मैसेज सेंड कर देना। ओके। इतना कह रूहानी पेपर ले ली, फिर कमरे से बाहर जा अपने कमरे में चली गई। फिर रूहानी ने उस ईमेल आईडी पर मैसेज कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद रूहानी के मेल बॉक्स पर मैसेज आया, हाय सीरत कैसी हो? मुझे तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पता चला। मैं तुमसे कांटेक्ट करने का भी बहुत कोशिश किया था पर तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था वो ईमेल का क्या रिप्लाई दे और आखिर ये आदमी है कौन। वही दूसरी तरफ सीरत का आगे कोई मैसेज ना आता देख लड़का परेशान हो एक और मैसेज सेंड किया, क्या हुआ सीरत? इतनी भी क्या नाराजगी? पहले जो भी हुआ उससे भूल जाओ। मैं आज भी तुम्हारा बहुत फिक्र करता हूँ। दूसरा मेल भी रूहानी बस पढ़ी फिर छोड़ दी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये है कौन और सीरत और इस लड़के के बीच ऐसा क्या हुआ है जो कि लड़का ऐसा मैसेज कर रहा है। वही दूसरी तरफ उस लड़के को अब सीरत का बहुत फिक्र सताने लगा तो वो इंडिया जाने के लिए टिकट बुक करवा लिया। वही दूसरी तरफ सीरत अपने कमरे में बैठे उस लड़के के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे पता है तुम जरूर आओगे, प्लीज जल्दी आना, मुझे इस बात तुम्हारा बहुत जरूरत है। इतना कह सीरत अपने शरीर पर कंबल ढक अपने आंखों को बंद कर ली और अपने पुराने वक्त को याद करने लगी। स्कूल के दिनों में सीरत 10th स्टैंडर्ड में होगी, वही वो लड़का 12th में था। सीरत और वो लड़का एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सीरत का पहला बॉयफ्रेंड अबीर सिंघानिया था। जब सीरत 8th में थी तभी दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, पर 2 साल बाद जब अबीर का स्कूलिंग खत्म हो गया तो उसके डैड उसे आगे के पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिए। अमेरिका जाने के बाद सीरत का उससे बात होना बंद हो गया। अचानक से अबीर का कॉल मैसेज आना बंद हो गया तो सीरत को बहुत बुरा लगने लगा था।
अमेरिका जाने के बाद अबीर अपने लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि वो सीरत को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। गुस्से में फिर सीरत ने उसका नंबर और उसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया से भी उसे ब्लॉक कर दिया। 1 साल जब बीत गया तो अबीर इंडिया अपने छुट्टियों में वापस आया तो उसका मुलाकात सीरत से हुआ। उसे देख वो उससे बात करना चाहता था पर सीरत उसे पूरा इग्नोर करने लगी। सीरत के इग्नोरेंस से अबीर को अपना गलती रियलाइज हो गया। उसने सीरत से बहुत माफी मांगा, यहाँ तक कि उसे उसका नंबर ब्लॉक से हटाने को भी कहा, पर सीरत ना ही उसे माफ की ना ही उसे ब्लॉक से हटाए। चैप्टर 30 अपने पास रखने का जुनून। स्कूल के दिनों में सीरत 10th स्टैंडर्ड में होगी, वही वो लड़का 12th में था। सीरत और वो लड़का एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सीरत का पहला बॉयफ्रेंड अबीर सिंघानिया था। जब सीरत 8th में थी तभी दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। पर 2 साल बाद जब अबीर का स्कूलिंग खत्म हो गया तो उसके डैड उसे आगे के पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिए। अमेरिका जाने के बाद सीरत का उससे बात होना बंद हो गया। अचानक से अबीर का कॉल मैसेज आना बंद हो गया तो सीरत को बहुत बुरा लगने लगा था। अमेरिका जाने के बाद अबीर अपने लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि वो सीरत को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। गुस्से में फिर सीरत ने उसका नंबर और उसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया से भी उसे ब्लॉक कर दिया। 1 साल जब बीत गया तो अबीर इंडिया अपने छुट्टियों में वापस आया तो उसका मुलाकात सीरत से हुआ। उसे देख वो उससे बात करना चाहता था पर सीरत उसे पूरा इग्नोर करने लगी। सीरत के इग्नोरेंस से अबीर को अपना गलती रियलाइज हो गया। उसने सीरत से बहुत माफी मांगा, यहाँ तक कि उसे उसका नंबर ब्लॉक से हटाने को भी कहा, पर सीरत ना ही उसे माफ की ना ही उसे ब्लॉक से हटाए। सीरत अबीर के बारे में सोचते सोचते सो गई। वही रूहानी भी अबीर के ईमेल का कोई जवाब ना दे सो गई। दूसरी तरफ दिल्ली में मोक्ष ने सभी के लिए रूम बुक कर दिया था। पलक को अपने गोद में ही उठाए उसे ले जाने लगा। तभी पलक अपने आंखों को खोल बोली, मुझे नीचे उतारो। मोक्ष कुछ ना कह उसे अपने गोद में उठाए कमरे के अंदर ले गया। पलक का दिल जोरों से धड़कने लगा। पलक नहीं चाहती थी कि अब मोक्ष फिर कुछ उसके साथ करे। मोक्ष उसे कमरे के अंदर ला बेड पर रख दिया तो पलक अपने सीने पर अपना दोनों होंठ लपेट ली। मोक्ष उसे अजीब तरीके से देखा। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो मोक्ष दरवाजे को जा खोल आदमी के होंठ से क्रीम दवा ले दरवाजा बंद कर अंदर आ गया। पलक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मोक्ष उसके पास आ अपने घुटने के बल बैठ पलक के सैंडल को खोलने लगा। पलक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, मेरा पैर छोड़ो। तभी मोक्ष बिना पलक की तरफ देखे बोला, क्या चाहती हो तुम, ऐसे ही लंगड़ा कर चलाना। ये सुन पलक अपने पैर को पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं खुद से क्रीम लगा लूंगी। बार बार पलक को अपना पैर पीछे करता देख जहां स्वेलिंग हुआ था उस जगह को मोक्ष कस के पकड़ा, जिस कारण पलक का चीख के साथ आंखों में आंसू भी भर गया। वहीं मोक्ष के भावहीन चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। पलक गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम इंसान हो भी कि नहीं, क्या मजा आता है तुम्हें मुझे तकलीफ देकर। मोक्ष पलक के सभी बातों को इग्नोर करते हुए उसके पैर पर मलहम लगा। खड़ा हो ग्लास में पानी भर, दवा निकाल। दवा पानी पलक के तरफ बढ़ा दिया। पलक ये देख बस अपना मुंह फेर ली तो मोक्ष जबरदस्ती उसके मुंह में दवा डाल उसे पानी पिलाने लगा। मोक्ष के ऐसे करने से दवा लेने के बाद पलक का खांसी निकल आया। वो खांसते हुए बोली, जानवर कहीं के। पलक के मुंह से ये सुन मोक्ष उसके करीब जा अपने दोनों होंठ उसके दोनों साइड में बेड पर रख उसके होंठों के करीब आ अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, जब मैं जानवर हूं तो फिर तुम्हें ये जानवर क्यों पसंद है। पलक का चेहरा लाल हो चुका था। वो बस अपने नजरों को झुका बोलने की कोशिश की, पर इससे पहले ही मोक्ष उसके होंठों पर अपने होंठों को टिका उसे प्यार से चूमने लगा। पलक चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी। मोक्ष उससे जब प्यार से चूमने लगा तो पलक उससे खुद से दूर करने की थोड़ी कोशिश की, फिर उसमें कहीं खो सी गई। मोक्ष उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था और वो मोक्ष के शर्ट को अपने मुट्ठी में भर अपने आंखों को बंद कर ली थी। उसे चूमते हुए बिस्तर पर लेटा उसके ऊपर आ अपने कोट को निकाल उसे चूमते हुए ही अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। वही पलक अपने आंखों को बंद कर बस इस एहसास को महसूस किए जा रही थी। मोक्ष अपने शर्ट को अपने जिस्म से निकाल पलक के पूरे चेहरे को चूमते हुए उसके गर्दन पर जा अपने लव बाइट्स देने लगा। पलक मोक्ष में पूरी खो चुकी थी, वही मोक्ष भी। वो उसके टी शर्ट को ऊपर कर अपने होंठ को ले जा ब्रा के ऊपर से ही उसके स्तन को छूने लगा।
तभी जैसे पापल को होश आ गया और वो अपने शरीर का पूरा दम लगा मोक्ष को खुद से दूर धके दी। पलक के ऐसे करने से मोक्ष उसे गुस्से में घूर कर देखा, पर जैसे ही उसने उसके आंखों में आंसू देखा उसका गुस्सा गायब हो गया। वो उठ अपने शर्ट को पहन अपना कोट उठा बिना पलक के तरफ देखे बोला, ये आखिरी बार था चश्मिश, कल से मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रहूंगा। ये कह मोक्ष कमरे बाहर चला गया। वही मोक्ष का बात सुन पलक उसे जाता हुआ देख बस रोने लगी। कमरे से बाहर जाने के बाद होटल से बाहर जा अपने कार में बैठ कार को खुद ही स्पीड में ड्राइव करने लगा। आधा रात बीत चुका था। खाली सुनसान रोड में गुस्से में मोक्ष कार को रफ्तार से भगाए जा रहा था। फिर कार को एक जगह रोक सिगरेट निकाल सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए बोला, हो क्या गया है मुझे, क्यों मैं पलक को पाने लिए इतना बेकरार हो रहा हूँ। धीरे धीरे सुबह होने लगा। मोक्ष पूरी रात कार में ही बिताया। फिर सुबह होते ही वो होटल के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त के बाद वो होटल पहुंच अपने दूसरे लोकेशन में जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो बाहर आया तो तीनों के तरफ देखा, पर उसका नजर पलक के आंखों में जा थम गया। पलक की आंखें लाल थी। उसे देख साफ पता चल रहा था रात भर पलक सोई नहीं होगी। मोक्ष गहरी सांस ले उससे अपने नजर को हटा बोला, तुम तीनों अच्छे से चली जाना और माया जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। इतना कह वो माया के साथ अपने कार के पिछले सीट में जा बैठ अपने आंखों को बंद कर लिया। वही पलक आखिरी बार मोक्ष के तरफ देखी, फिर अमानत आरजू के साथ निकल गई। वही दूसरी तरफ मुंबई में सीरत आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो अक्ष के पास गई। कॉलेज जाने का परमिशन लेने के लिए सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे। सीरत डरते हुए अपने सहमे आवाज में बोली, कॉलेज में फ्रेशर होने वाला है, मुझे माहिर के साथ डांस प्रिपरेशन करना है। किसी लड़का के साथ सीरत को डांस करना है। ये सुन अक्ष का पारा गर्म हो गया। अक्ष के गुस्से से हुए डरवाने चेहरे को नकुल रूहानी दोनों नोटिस कर रहे थे। वही सीरत अपने नजरों को झुकाया अक्ष के इजाजत का इंतजार कर रही थी। अक्ष गुस्से में सीरत को देख बोला, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। ये सुन सीरत हैरानी से उसे देखी और गुस्से में बोली, ये डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुन अक्ष उसके तरफ कोल्डली देख बोला, कल ही तो बताया था डिसाइड करने वाला मैं हूं कौन, अगर चाहती हो तो आज फिर बता सकता हूं। अक्ष के बातों को सुन सीरत अपने होंठ का मुट्ठी बना बोली, बहुत जल्द जितना भी पैसा आपने मेरे दुबे बिजनेस पर लगाया है उसे देकर खुद को आजाद कर लूंगी। ये कह गुस्से में सीरत जाने को थी, तभी अक्ष कोल्डली मुस्कुराते हुए पूछा, इतने सारे पैसे जुगाड़ कैसे करोगी तुम? अपने आप को दूसरे के पास बेचकर, पर तुम में तो कुछ खास है भी नहीं। अक्ष के बातों को सुन सीरत का पैर जम गया। साथ ही वो सभी सर्वेंट रूहानी नकुल की तरफ देखी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने नम आंखों से अक्ष की तरफ देखा, फिर कुछ ना कह अपना कमरे में चली गई। वही सीरत का बदला बर्ताव देख अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नकुल रूहानी को वहां से जाने का बोल। रूहानी के जाने के बाद अपने भाई से नकुल बोला, भैया ऐसा ना हो अपने बदले के जुनून में आप उसे चाहने लगे। आपके आंखों में उसके लिए मुझे नफरत से ज्यादा उसे अपने पास रखने का जुनून नजर आता है। ये बोल नकुल उठ वहां से जाने लगा। वही नकुल के बातों को सुन अक्ष का ऑरा डरावना हो चुका था। वो गुस्से में उठ चेयर पर अपना लात मारा, जिस कारण चेयर नीचे गिर गया और आसपास खड़े सभी सर्वेंट अक्ष के गुस्से को देख डर से कांपने लगे। वही सीरत कमरे के अंदर जा बेड पर बैठ खुद में ही बोली, अबीर कब आओगे तुम? मुझे पता है भले हम दोनों के बीच कुछ ना हो, पर फिर भी तुम मेरी हेल्प करोगे। वही अक्ष सीरत के रूम में आज जब उसे बैठा अबीर का नाम लेते देखा तो उसका पारा और गर्म हो गया। वो अंदर आ सीरत के बाजू को कसके पकड़ बोला, सच में तुम्हें लगता है जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा हेल्प करेगा? हाँ, सीरत ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोला। उसका कॉन्फिडेंट देख अक्ष उसके तरफ कोल्डली देख बोला, देखता हूँ तुम्हारा प्यार तुम्हें मुझसे बचा पाता है कि नहीं। इतना कह उसके होंठ को छोड़ अक्ष गुस्से में कमरे से बाहर जा मेंशन से निकल अपने कार के पिछले सीट में जा सेटल हो गया। उसके बैठने के बाद देव ने कार स्टार्ट कर दिया। वही कमरे में बैठी सीरत खुद में ही बोली, प्यार जो उसके साथ था वो मेरा बचपना था, पर तुम्हारे साथ जो है वो मेरा प्यार था। पर अब मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकती हूँ, ना ही तुम्हारे नफरत को झेल सकती हूँ। इतना कह रोने लगी। वही दूसरी तरफ अबीर इंडिया आने के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठ निकल चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वही कॉलेज में माहिर को सीरत का चिंता सताने लगा।
उसने सीरत के बारे में कुछ डिटेल निकाला जिससे उसे पता चला उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो इसी कॉलेज में पढ़ती पर दूसरे डिपार्टमेंट में। माहिर उसे ढूंढते हुए उसके डिपार्टमेंट गया। माहिर को आता देख सभी लड़कियों का नजर उसके अट्रैक्टिव लुक में जा अटक गया। वही क्लास के अंदर अबीर कुहू का नाम लिया। आपका नाम सुन कुहू हैरान थी, वो खड़ी हो गई तो अबीर उसे अपने साथ बाहर चलने को कह दिया। पूरा क्लास कुहू को उसके साथ जाता देख हैरान था, वही कुहू भी। माहिर कुहू के साथ साइड में जा सीरत के बारे में पूछा, सीरत तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। कुहू ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो माहिर आगे पूछा, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, क्या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में है वो? माहिर ने जब ये पूछा तो कुहू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। कैसे वो ये बता दे कि वो अपने आप को ही प्रॉब्लम के कारण अक्षरायचंद्र को बेच चुकी है। कुहू की हिचकिचाहट साफ कह रहा था सीरत बहुत प्रॉब्लम में है। तभी माहिर आगे बोला, ओके अगर तुम बता नहीं सकती हो तो क्या तुम उसका फोन नंबर दे सकती हो? कुहू गहरी सांस ले बोली, उसका फोन बहुत दिनों से बंद बता रहा है, मुझे भी नहीं पता वो कैसी है, किस हाल में है। ये जान माहिर को सीरत का बहुत चिंता सताने लगा। उसे नहीं पता उसके अंदर सीरत के लिए क्या है, पर सीरत को देखते ही वो उसके तरफ खिंचाव सा महसूस करता है।